नमस्कार साथियों, कलाम परिवार में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। साथियों, कलाम परिवार की ओर से जो आरएस प्री की जो इंडियन पॉलिटी की जो सीरीज चल रही थी, उसी सीरीज में हम अपनी अगली क्लास लेकर उपस्थित हैं। इस क्लास में हम क्या कर रहे हैं, इस क्लास के अंदर इंडियन पॉलिटी से रिलेटेड जो भी कॉन्सेप्ट है उस कॉन्सेप्ट का एनालिसिस कर रहे हैं। उसके बाद में उस कॉन्सेप्ट से रिलेटेड अगर कोई PYQs है या अदर स्टेट एग्जाम में भी अगर किसी भी प्रकार के क्वेश्चन पूछे गए हैं तो उन क्वेश्चनों का समाधान जानने का प्रयास कर रहे हैं। ये जो सीरीज है ना केवल प्री के पर्सपेक्टिव से अपितु मेंस के पर्सपेक्टिव से आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण रहने वाली है। इसमें क्योंकि इसकी सहायता से जो आरएस मेंस के अंदर जो 2 नंबर वाले और जो 5 नंबर वाले जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं उनकी आप मेंस के लिए आंसर राइटिंग भी कर सकते हैं। इस सीरीज में हम क्या कर रहे थे, इस सीरीज के अंदर हम फंडामेंटल राइट्स के बारे में पढ़ रहे थे और इस फंडामेंटल राइट्स में अभी तक हमने आर्टिकल 12 से लेकर आर्टिकल 24 तक पढ़ लिया है। आज की जो हमारी क्लास होगी उस पूरी क्लास का जो ओरिएंटेशन होगा वो टीका होगा आर्टिकल 25 से लेकर आर्टिकल 13 तक। आर्टिकल 25 से लेकर आर्टिकल 30 तक, जिसके अंदर हम क्या पढ़ने वाले हैं, हम रिलीजियस फ्रीडम के बारे में पढ़ने वाले हैं। जो हम संविधान से हमें जो धार्मिक स्वतंत्रता मिली है उसके बारे में पढ़ने वाले हैं। और हम जो अल्पसंख्यक हैं उन अल्पसंख्यकों को कौन से अधिकार मिले हुए हैं हमारे संविधान में, जो अल्पसंख्यकों को शिक्षा एवं संस्कृति को बनाए रखने के लिए जो अधिकार मिले हुए हैं उन अधिकारों के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो आज हम अपनी क्लास को प्रारंभ करते हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार पढ़ने से पहले हम इसके अंदर कुछ सब टॉपिक है उनके बारे में जान लेते हैं, अर्थात हम क्या पढ़ने वाले हैं उनकी एक रूपरेखा बना लेते हैं। सबसे पहले हम ये देखेंगे कि धर्म और एवं रिलीजन, इनके बीच में क्या डिफरेंस है, धर्म एवं रिलीजन के बीच में क्या डिफरेंस है। उसके बाद में हम ये देखने वाले हैं कि धर्म एवं पंथ, इनके बीच में क्या डिफरेंस है। उसके बाद में धर्म का क्या कार्य होता है व्यक्ति के जीवन में, धर्म का क्या कार्य होता है और व्यक्ति के जीवन में राज्य का क्या कार्य है, धर्म का कार्य एवं राज्य का कार्य। उसके बाद में इसी की सहायता से हम जो धर्मनिरपेक्षता है उस धर्मनिरपेक्षता के कॉन्सेप्ट को समझने का प्रयास करेंगे। अर्थात इंडिया एक सेकुलर नेशन है, उस सेकुलर नेशन की क्या डेफिनेशन होती है उसको जानने का प्रयास करेंगे। उसके बाद में धार्मिक स्वतंत्रता से रिलेटेड जो हमारे संवैधानिक प्रावधान है, जो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविज़न है, उन कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविज़न के बारे में अध्ययन करेंगे। तो हम सबसे पहले तो ये देख लेते हैं कि धर्म क्या जो धर्म है उसका क्या मतलब है और जो रिलीजन है उसका क्या मतलब है। देखो, जो धर्म का विचार है, ये धर्म का विचार है भारतीय विचार। ये कहाँ का विचार है, इंडियन कॉन्सेप्ट है, भारतीय विचार है। और भारत में ये विचार चलता था कि जो धर्म है उसकी ये परिभाषा चलती थी कि धार्यते इति धर्मे, धार्यते इति धर्मे, अर्थात जो धारण करने योग्य है, अर्थात जो धारण करने योग्य है वही क्या है, धर्म है। अब धारण करने क्या योग्य है कि धारण ये करने योग्य ये है कि व्यक्ति अपने कर्तव्यों की पालना करे। क्या धारण करने योग्य है, ये धारण करने योग्य है कि व्यक्ति किसकी पालना करे, नैतिकता की पालना करे। अब देखो, इनको एग्जाम्पल से समझते हैं कि अगर PM, CM और DM, इनका ये कर्तव्य होता है कि वो क्या करे, लोगों के कल्याण का प्रयास करे, वो क्या करे, लोगों के कल्याण के लिए प्रयास करे। यदि PM के द्वारा, CM के द्वारा, DM के द्वारा लोगों के कल्याण के लिए प्रयास किए जा रहे हैं, इसका तात्पर्य यह हुआ कि वो किस प्रकार के व्यक्ति हैं, धार्मिक व्यक्ति हैं, अर्थात वो अपने धर्म की पालना कर रहे हैं। इसी प्रकार से अगर पिता द्वारा अपने पुत्र को अच्छे संस्कार दिए जा रहे हैं, इसका तात्पर्य ये हुआ कि पिता द्वारा अपने धर्म की पालना की जा रही है। इसी प्रकार से यदि पुत्र द्वारा अपने माता पिता की अच्छे से सेवा की जा रही है, इसका तात्पर्य ये हुआ कि पुत्र के द्वारा क्या की जा रही है, अपने धर्म की पालना की जा रही है। तो ये तो बात जो धर्म का कॉन्सेप्ट है जो भारत के अंदर चलता था। उसके बाद में अगर हम बात करें जो रिलीजन है, उस रिलीजन का कॉन्सेप्ट क्या बोलता है। रिलीजन, जो रिलीजन का कॉन्सेप्ट है यह है एक प्रकार का पाश्चात्य विचार है, एक प्रकार का वेस्टर्न विचार है,
एक प्रकार का पाश्चात्य विचार है, अर्थात जो पश्चिमी देश है, जो यूरोपीय देश है, जो यूएसए कंट्री है, उन देशों में इस प्रकार का विचार चलता है, रिलीजन का कॉन्सेप्ट चलता है। रिलीजन के अंदर 3 तत्वों का समावेश होता है। रिलीजन में 3 तत्वों का समावेश होता है। 3 तत्वों का तात्पर्य क्या हो गया कि रिलीजन में क्या होना चाहिए? रिलीजन के अंदर होना चाहिए एक तो ईश्वर। हर प्रत्येक रिलीजन में क्या होना चाहिए? एक ईश्वर होना चाहिए। और इस ईश्वर की आराधना करने के लिए, इस ईश्वर की आराधना करने के लिए क्या होना चाहिए? एक धार्मिक पुस्तक होनी चाहिए। इस ईश्वर की आराधना करने के लिए क्या होनी चाहिए? एक धार्मिक पुस्तक होनी चाहिए। और इस धार्मिक पुस्तक का एक निश्चित स्थान पर अध्ययन करने के लिए, इस धार्मिक पुस्तक का एक निश्चित स्थान पर अध्ययन करने के लिए क्या होना चाहिए? पूजागृह होना चाहिए। क्या होना चाहिए? पूजागृह होना चाहिए। जिस प्रकार से एग्जाम्पल की सहायता से समझ लेते हैं। अगर हम बात करें हिंदू धर्म में, अगर मान लीजिए हिंदू एक क्या है? एक धर्म है। अगर हिंदू एक धर्म है तो इसमें क्या होगा? एक धार्मिक पुस्तक होगी। धर्म में क्या होगा? एक ईश्वर होगा। तो हिंदू धर्म के अंदर अपने ईश्वर हैं। इस ईश्वर को मानने के लिए क्या होगी? धार्मिक पुस्तक होगी। जिस प्रकार से भगवत गीता क्या है? एक धार्मिक पुस्तक है। उसके बाद में इस भगवत गीता का अध्ययन करने के लिए क्या होना चाहिए? एक निश्चित स्थान होना चाहिए, एक पूजागृह होना चाहिए। तो यहाँ पे उनके अध्ययन के लिए क्या होगा? एक मंदिर होगा। इसी प्रकार से अगर हम इस्लाम धर्म की बात करें तो इस्लाम धर्म के अंदर एक ईश्वर है और इस ईश्वर की पूजा करने के लिए क्या है? इस ईश्वर की आराधना करने के लिए क्या है? एक पुस्तक है जिसको हम कुरान बोलते हैं। और इस कुरान का अध्ययन एक निश्चित स्थान पर किया जाता है, पूजागृह में किया जाता है, जिसका नाम क्या है साथियों? मस्जिद है। तो जो रिलीजन का कॉन्सेप्ट है वो वेस्टर्न कॉन्सेप्ट है और इसके अंदर 3 तत्वों का समावेश होता है कि प्रत्येक रिलीजन में क्या होगा? एक ईश्वर होगा। उस ईश्वर की आराधना करने के लिए एक धार्मिक पुस्तक होगी और इस धार्मिक इस पुस्तक का एक निश्चित स्थान पर अध्ययन करने के लिए क्या होगा? उसमें उस धर्म में क्या होगा? एक पूजागृह होगा। तो ये तो हमने समझा कि धर्म का विचार क्या है और रिलीजन, इनके बीच में क्या डिफरेंस है। अब देखो, उसके बाद में हमने रूपरेखा में ये बनाया था कि धर्म एवं पंथ के बीच में क्या डिफरेंस है। धर्म यानी कि अब हम ये धर्म शब्द है उसको रिलीजन ही मानकर अध्ययन करेंगे, क्योंकि जो भारत के जो संविधान में है, जो शब्द लिखा हुआ है अंग्रेजी वर्जन में उसको किस रूप में लिखा हुआ है? उसको लिखा है साथियों रिलीजन के रूप में। तो पंथ क्या है कि रिलीजन के अंदर भी, पंथ क्या है कि रिलीजन के अंदर भी अनेक प्रकार के विभाजन हो सकते हैं। रिलीजन में भी अनेक प्रकार के विभाजन हो सकते हैं। रिलीजन में भी ईश्वर को मानने के क्या हो सकते हैं? अनेक साधन हो सकते हैं। रिलीजन में भी ईश्वर को मानने के क्या हो सकते हैं? अनेक माध्यम हो सकते हैं। रिलीजन में भी ईश्वर को मानने के अनेक प्रकार के रास्ते हो सकते हैं। इसका तात्पर्य ये हुआ कि जो पंथ का जो कॉन्सेप्ट है वो रिलीजन की तुलना में एक व्यापक कॉन्सेप्ट है। वो रिलीजन की तुलना में क्या है? एक व्यापक कॉन्सेप्ट है। और जो हमारा जो संविधान की जो प्रस्तावना है, उस प्रस्तावना में कौन सा वर्ड यूज किया हुआ है? उसमें वर्ड यूज किया हुआ है हिंदी के अंदर पंथ निरपेक्षता। अर्थात जो हमारा इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो ये भी मानता है कि अगर रिलीजन के बीच में भी अगर डिवीजन है, रिलीजन के बीच में भी अनेक प्रकार के डिवीजन है, तो उन लोगों को भी क्या होगी? अपनी धर्म की स्वतंत्रता की पालना करने का क्या होगा? अधिकार होगा। तो जो पंथ निरपेक्षता का जो कॉन्सेप्ट है वो धर्म निरपेक्षता के कॉन्सेप्ट की तुलना में क्या है? व्यापक कॉन्सेप्ट है, क्योंकि इसके अंदर जो धर्म के अंदर भी अनेक प्रकार के जो विभाजन होते हैं या धर्म में भी अनेक प्रकार के जो ईश्वर को पाने के जो साधन होते हैं, माध्यम होते हैं, उनको भी क्या दी जाती है? स्वतंत्रता दी जाती है। तो हमने क्या देख लिया साथियों? हमने ये देख लिया कि धर्म एवं रिलीजन के बीच में क्या डिफरेंस है और जो धर्म एवं पंथ इनके बीच में क्या डिफरेंस है। अब ये हम देखेंगे कि रिलीजन का क्या कार्य होता है, रिलीजन का क्या कार्य होता है और राज्य का क्या कार्य होता है। रिलीजन का कार्य एवं स्टेट का क्या कार्य होता है, राज्य का कार्य। और इन दोनों के जो कार्य हैं उनमें अंतर की सहायता से हम कौन सी डेफिनेशन को जानने वाले हैं? धर्म निरपेक्षता की डेफिनेशन को जानने वाले हैं। और अब देखो,
हो सकता है कि व्यक्ति है और उस व्यक्ति के जीवन के तमाम पक्ष हो सकते हैं, व्यक्ति है और उस व्यक्ति के जीवन के तमाम पक्ष हो सकते हैं, लेकिन हम यहाँ पे जिस विषय वस्तु का अध्ययन करने वाले हैं उसी कॉन्टेक्स्ट में हम ये देखते हैं कि माना कि व्यक्ति के जीवन के दो पक्ष हैं। व्यक्ति के जीवन के कितने पक्ष हैं? दो पक्ष हैं। एक पक्ष हो सकता है कि व्यक्ति के जीवन का बहुत लौकिक पक्ष हो सकता है। एक क्या हो सकता है? व्यक्ति के जीवन का लौकिक पक्ष हो सकता है, या एक व्यक्ति के जीवन का क्या पक्ष हो सकता है? भौतिक पक्ष हो सकता है, अलौकिक पक्ष हो सकता है, अर्थात इस दुनिया से जुड़ा हुआ पक्ष हो सकता है। दूसरा व्यक्ति के जीवन का जो पक्ष है वो किससे जुड़ा हुआ हो सकता है? वो पारलौकिक। वो पक्ष कौन सा हो सकता है? पारलौकिक हो सकता है, या आध्यात्म से जुड़ा हुआ पक्ष हो सकता है। हमने ये माना कि व्यक्ति के जीवन के तमाम पक्ष हो सकते हैं, उसमें से हमें जिस विषय वस्तु का अध्ययन करना है उस कॉन्टेक्स्ट के लिए हमने माना कि व्यक्ति के जीवन के दो पक्ष है, एक पारलौकिक पक्ष है और एक लौकिक पक्ष है। अब देखो, जो रिलीजन का कार्य होता है या जो रिलीजन का कॉन्सेप्ट होता है वो क्या होता है? व्यक्ति की आस्था एवं विश्वास से जुड़ा हुआ मुद्दा है। रिलीजन क्या है साथियों? वो व्यक्ति की आस्था एवं विश्वास से जुड़ा हुआ मुद्दा है कि जिस प्रकार से हम ये देखते हैं कि हम ये विश्वास करते हैं, ये हमारी इसमें आस्था है कि बजरंगबली ने क्या किया साथियों? पर्वत को उठाया। ये हमारी आस्था है। हम क्या नहीं कर सकते? एक किताब को हाथ पे नहीं उठा सकते हैं। तो वो जो आस्था होती है उस पर कभी प्रश्नवाचक चिन्ह नहीं लगाए जाते हैं। तो जो रिलीजन का कार्य होता है या जो रिलीजन किससे जुड़ा हुआ होता है वो व्यक्ति की आस्था एवं विश्वास से जुड़ा हुआ होता है। और जो रिलीजन है वो रिलीजन क्या है साथियों? व्यक्ति के जीवन से जुड़ा हुआ निजी मामला है। वो क्या है? व्यक्ति के जीवन से जुड़ा हुआ निजी मामला है। इसका तात्पर्य ये हुआ कि जो रिलीजन है वो रिलीजन क्या है? वो रिलीजन ईश्वर एवं व्यक्ति के बीच का मामला है। रिलीजन क्या है? ईश्वर एवं व्यक्ति के बीच का मामला है। यहां पे कोई तीसरी पार्टी नहीं आएगी। रिलीजन क्या है? ईश्वर एवं व्यक्ति के बीच का मामला है। यहां पे कोई तीसरी पार्टी नहीं आएगी, कोई तीसरा व्यक्ति नहीं आएगा, कोई तीसरी संस्था आके किसी भी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं करेगी। तीसरी संस्था कौन सी नहीं आएगी? तीसरी संस्था के अंदर पीएम, तीसरी संस्था के अंदर सीएम, तीसरी संस्था के अंदर डीएम, अर्थात ये हुआ कि राज्य ईश्वर एवं व्यक्ति के बीच के जो मामले हैं उनमें किसी भी प्रकार का इंटरवेंशन नहीं करेगा, किसी भी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि जो रिलीजन का विचार है वो किससे जुड़ा हुआ है? वो व्यक्ति से जुड़ा हुआ है, जबकि राज्य का कोई धर्म नहीं होता है। राज्य का कोई धर्म नहीं होता है, स्टेट का कोई रिलीजन नहीं होता है। अभी तक हमने क्या देखा है? हमने ये देखा है कि जो रिलीजन का कॉन्सेप्ट है वो रिलीजन का कॉन्सेप्ट व्यक्ति की आस्था से जुड़ा है, वो रिलीजन का कॉन्सेप्ट व्यक्ति के विश्वास से जुड़ा हुआ है। और ये रिलीजन का जो कॉन्सेप्ट है वो व्यक्ति का क्या है? निजी मामला है, पर्सनल मामला है। पर्सनल मामले का तात्पर्य ये हुआ कि जो रिलीजन है वो ईश्वर और व्यक्ति के बीच का मामला है। ईश्वर और व्यक्ति के बीच का मामला है। यहाँ पे कोई तीसरी पार्टी नहीं आएगी। अर्थात ये हुआ कि पीएम हमें ये नहीं बताएगा कि आपको इस ईश्वर के किस स्वरूप को मानना है। डीएम आपको ये नहीं बताएगा कि आपको ईश्वर के किस स्वरूप को मानना है, आपको ईश्वर को मानना है नहीं मानना है। आपको डीएम ये नहीं बता सकता है कि आपको कौन सी धार्मिक पुस्तक पढ़ना है। क्यों? ये हमारा क्या है? निजी मामला। हम डिसाइड करेंगे कि हम कौन से धर्म को माने और उसके अंदर भी किस स्वरूप को माने, किस प्रकार से पूजा करें, कौन सी धार्मिक पुस्तक को पढ़े। ये हमारा निजी मामला है, हम डिसाइड करेंगे। तो ये जो धर्म होता है, जो रिलीजन होता है, वो व्यक्ति के कौन से जीवन का उत्थान करता है? ये व्यक्ति के आध्यात्मिक जीवन, व्यक्ति के जो आध्यात्मिक जीवन का पार्ट होता है उस आध्यात्मिक जीवन के पार्ट का क्या करता है साथियों? उत्थान करता है। तो ये तो हमने समझा कि व्यक्ति के जीवन में रिलीजन का क्या रोल होता है। अब हम देखते हैं कि व्यक्ति के जीवन में स्टेट का क्या रोल है, राज्य की क्या भूमिका है। अब देखो, राज्य क्या कर सकता है। जो राज्य का कार्य होता है वो क्या होता है कि राज्य क्या करता है? लोगों के कल्याण का कार्य करता है, लोक कल्याण का कार्य करता है। राज्य क्या करता है? व्यक्तियों के भौतिक जीवन में उत्थान का प्रयास करता है।
वो क्या करता है, व्यक्तियों के सामाजिक एवं आर्थिक जीवन में उत्थान का प्रयास करता है। स्टेट का क्या रोल होता है, स्टेट का रोल होता है कि वो व्यक्तियों के सामाजिक और आर्थिक जीवन में उत्थान का प्रयास करता है। स्टेट प्रयास करता है कि क्या करे, सबको अच्छी शिक्षा व्यवस्था मिले। स्टेट प्रयास करता है कि सबको अच्छी स्वास्थ्य सुविधाएं मिले। स्टेट क्या प्रयास करता है, स्टेट ये प्रयास करता है कि अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट किया जाए। स्टेट क्या प्रयास करता है कि देश के अंदर व्यापारिक गतिविधियों में वृद्धि हो, ताकि क्या हो सके, व्यक्ति का जो भौतिक जीवन है, व्यक्ति का जो भौतिक जीवन है, व्यक्ति का जो लौकिक जीवन है, व्यक्ति का जो इहलौकिक जीवन है, उसका क्या हो सके साथियों, उत्थान हो सके, उसका क्या हो सके, उत्थान हो सके। तो राज्य आपको यह नहीं बताएगा कि इस वर्ग तक कैसे पहुंचना है, राज्य आपको यह नहीं बताएगा। राज्य आपको क्या दे सकता है, अच्छी शिक्षा दे सकता है, अच्छे स्वास्थ्य दे सकता है, लेकिन राज्य आपको इस वर्ग तक पहुंचने का मार्ग नहीं बताएगा। इस वर्ग तक पहुंचने का मार्ग आपको कौन बताएगा साथियों, वो आपको रिलीजन बताएगा। वो कौन बताएगा आपको, रिलीजन बताएगा। और देखो, और ये है कि राज्य का कोई धर्म नहीं होता है, राज्य का कोई धर्म नहीं होता है, राज्य का कोई रिलीजन नहीं होता है, राज्य का कोई धर्म नहीं, राज्य का कोई धर्म नहीं होता है, राज्य का कोई रिलीजन नहीं होता है। और राज्य क्या नहीं करता है, ना तो राज्य को क्या नहीं करना चाहिए, ना तो किसी धर्म का उत्थान का प्रयास करना चाहिए, राज्य को ना तो किसी धर्म के उत्थान का प्रयास करना चाहिए और ना ही किसी धर्म को हतोत्साहित करने का प्रयास करना चाहिए। अपितु राज्य को क्या करना चाहिए, अपितु राज्य को सभी धर्मों के साथ, अपितु राज्य को सर्वधर्म सद्भाव की नीति की पालना करनी चाहिए। राज्य को क्या करना चाहिए, सर्वधर्म सद्भाव की नीति की पालना करनी चाहिए। अर्थात ये वह राज्य को सभी धर्मों के साथ समान दृष्टिकोण रखना चाहिए। यही तो डेफिनेशन है साथियों, जो भारत का, जो इंडिया जो सेकुलर नेशन है, उस सेकुलर नेशन की यही परिभाषा है, धर्मनिरपेक्षता की यही परिभाषा है। क्या है धर्मनिरपेक्षता की परिभाषा, इसी की सहायता से हम समझते हैं कि धर्म किसका होगा, रिलीजन किसका होगा, व्यक्ति का होगा। रिलीजन किसका होगा, व्यक्ति का होगा। स्टेट का कोई रिलीजन नहीं होगा, स्टेट का कोई रिलीजन नहीं होगा। और राज्य क्या नहीं करेगा, ना तो किसी धर्म के उत्थान का प्रयास करेगा और ना ही किसी धर्म को हतोत्साहित करने का प्रयास करेगा। अपितु राज्य क्या करेगा साथियों, सभी धर्मों के साथ, राज्य क्या करेगा, सभी धर्मों के साथ सर्वधर्म सद्भाव की नीति की पालना करेगा। राज्य क्या करेगा, सभी धर्मों के साथ सर्वधर्म सद्भाव की नीति की पालना करेगा। तो ये हमने समझा कि इंडिया का जो सेकुलर नेशन है, जो धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है, उसका कॉन्सेप्ट क्या है। अब देखो, हमने जो रूपरेखा बनाई थी, उस रूपरेखा में हमने क्या क्या समझ लिया है कि धर्म और रिलीजन के बीच में क्या डिफरेंस है, उसके बाद में जो धर्म एवं पंथ उसके बीच में क्या डिफरेंस है, स्टेट का क्या रोल होता है व्यक्ति के जीवन में और राज्य का क्या रोल होता है, उसको हमने देख लिया है। और अब हम देखते हैं कि धार्मिक स्वतंत्रता से जुड़े हुए जो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन है। अब हम क्या देखेंगे कि धार्मिक स्वतंत्रता से संबंधित जो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन है, संबंधित प्रावधान, जो हमारा इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन है, उस इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर आपको पता है कि जो हम फंडामेंटल राइट्स हैं, उस फंडामेंटल राइट्स का जो चैप्टर है भारतीय संविधान का भाग 3 है। भाग कौन सा है साथियों, 3 है। इस भाग 3 के अंदर जो आर्टिकल 25 से लेकर आर्टिकल 28 तक के जो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन है, वो किससे जुड़े हुए हैं, वो रिलीजियस फ्रीडम से जुड़े हुए हैं, धार्मिक स्वतंत्रता से जुड़े हुए हैं। अब हम एक एक आर्टिकल के बारे में देख लेते हैं कि इनके अंदर क्या कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन लिखे हुए हैं। अब देखते हैं हम आर्टिकल 25 के बारे में। आर्टिकल 25 में क्या लिखा है कि सभी व्यक्तियों को आबाद रूप में धर्म के अंतःकरण के रूप में धर्म को मानने, उसका आचरण करने और उसका प्रचार करने की क्या होगी, स्वतंत्रता होगी। क्या लिखा है,
लिखा है कि सभी व्यक्तियों को अबाध रूप में अर्थात बिना किसी बाधा के या निर्बाध रूप में क्या होगा, धर्म के अंतःकरण के रूप में, धर्म के कंसाइंस के रूप में व्यक्ति को क्या होगा, जो रिलीजन है अपने रिलीजन को मानने, उसका आचरण करने यानी प्रैक्टिस करने और उसका प्रचार करने की स्वतंत्रता होगी। ये जो चीजें लिखी हैं। अब इसके अंदर जो एक जो टेक्निकल टर्म है उसको समझते हैं। सबसे पहले तो लिखा है सभी व्यक्तियों को। इसका तात्पर्य ये हुआ कि जो हमें रिलीजियस फ्रीडम का राइट्स मिला हुआ है वो किनको मिला है, व्यक्तियों के साथ साथ व्यक्तियों को मिला है। व्यक्तियों का तात्पर्य हो गया कि भारतीय नागरिकों को भी मिला है, और अगर कोई विदेशी मूल का व्यक्ति भारत के अंदर रहता है तो उसको भी क्या मिला हुआ है, रिलीजियस फ्रीडम का राइट मिला हुआ है। तो ये समझ लिया। उसके बाद में अबाध रूप में यानी कि बिना किसी बाधा के। उसके बाद में लिखा है अंतःकरण के रूप में। अंतःकरण यानी कंसाइंस के रूप में, अर्थात अंतरात्मा के रूप में। तो धर्म को मानने के लिए व्यक्ति को अपनी अंतरात्मा की आवाज सुनने की स्वतंत्रता है। व्यक्ति को क्या है, अपनी अंतरात्मा की आवाज सुनने की स्वतंत्रता है। और उस व्यक्ति की अंतरात्मा ईश्वर के जिस स्वरूप को स्वीकार करे, वो उसी स्वरूप में क्या कर सकता है, ईश्वर को मान सकता है। अगर मान लीजिए किसी की अंतरात्मा ईश्वर के किसी भी स्वरूप को मानने के लिए तैयार नहीं है, तो भी उस व्यक्ति को क्या है, स्वतंत्रता है। इसका तात्पर्य ये हुआ कि इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन ये कहता है कि आपको धार्मिक स्वतंत्रता होगी, आस्तिकों को भी होगी, नास्तिकों को भी होगी। आप ईश्वर को माने या ईश्वर को नहीं माने, ये आपकी कौन सी आवाज है, ये आपकी अंतःकरण की आवाज है, ये आपके अंतरात्मा की आवाज है, ये आपके कंसाइंस की आवाज है। उसके बाद में लिखा है कि धर्म को मानने अर्थात व्यक्ति क्या कर सकता है, अपनी इच्छा के रूप में किसी भी धर्म को मान भी सकता है और किसी भी धर्म को नहीं भी मान सकता है। जो इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन है वो आस्तिक और नास्तिकों दोनों को क्या देता है, धार्मिक स्वतंत्रता देता है। उसके बाद में आचरण करने की स्वतंत्रता। आचरण करने का तात्पर्य यह हो गया, आप जिस धर्म को मान रहे हैं उस धर्म की क्या करोगे, धार्मिक पुस्तक का अध्ययन करोगे। उस धर्म की क्या करोगे साथियों, धार्मिक पुस्तक का अध्ययन करोगे। और क्या करोगे, आप जिस धर्म को मान रहे हैं उस धर्म के क्या करोगे, पूजा गृह में जाओगे, अर्थात आप मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर उनमें क्या कर सकते हो, जा सकते हो आचरण के रूप में। उसके बाद में लिखा है प्रचार करने की स्वतंत्रता। अर्थात व्यक्ति को यह होगा कि अपने धर्म का क्या कर सकता है, प्रचार कर सकता है। अपने धर्म से संबंधित जो प्रोविजन है, जो बातें हैं, जो अच्छी बातें हैं, वो दूसरे लोगों को क्या कर सकता है, बता सकता है, दूसरे लोगों को समझा सकता है। ये हो गया प्रचार करने की स्वतंत्रता। लेकिन यहाँ पे एक संवैधानिक प्रावधान, ये जो एक सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आपको ध्यान में रखना है, प्रचार से संबंधित जो लिखा है हमने, धर्म का क्या होगी, प्रचार करने की स्वतंत्रता होगी। लेकिन सुप्रीम कोर्ट से रिलेटेड यहाँ पे एक जजमेंट है, एक निर्णय है, वो क्या है, स्टेनिस्लासवाद। इसमें सर्वोच्च न्यायालय ने प्रचार करने से संबंधित जो धार्मिक स्वतंत्रता हमें मिली हुई है उसके बारे में क्या बोला, उसको देख लेते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने स्टेनिस्लासवाद में क्या कहा कि प्रचार करने के अधिकार में धर्मांतरण का अधिकार नहीं है। प्रचार करने के अधिकार में आपको क्या नहीं है साथियों, धर्मांतरण का अधिकार नहीं है। और धर्मांतरण के लिए आप किस माध्यम से धर्मांतरण नहीं कर सकते हैं, बल की सहायता से, कपट की सहायता से, लोभ की सहायता से। इन तीन चीज़ों का प्रयोग करके अगर आप धर्मांतरण कर रहे हैं तो उसको क्या माना जाएगा, उसको असंवैधानिक माना जाएगा, उसको अवैध माना जाएगा। क्या बोला, स्टेनिस्लासवाद में सर्वोच्च न्यायालय ने बोला कि प्रचार करने के अधिकार में धर्मांतरण का अधिकार नहीं है और धर्मांतरण करने के लिए कोई भी व्यक्ति बल, कपट या लोभ का प्रयोग नहीं कर सकता है। अगर इस आधार पर क्या किया जाता है, धर्मांतरण किया जाता है, तो उसके धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार पर क्या लगाए जा सकते हैं, प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं। क्योंकि सर्वोच्च न्यायालय ने यह बोला कि जो धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है, ये धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार निरपेक्ष अधिकार नहीं है। कौन सा अधिकार नहीं है, निरपेक्ष अधिकार नहीं है, अपितु कौन सा अधिकार है, सापेक्ष अधिकार है। अर्थात धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार पर भी क्या किए जा सकते हैं, युक्ति युक्त प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं, रेशनल रेस्ट्रिक्शन लगाए जा सकते हैं।
जब मैंने आपको स्वतंत्रता की परिभाषा बताई तो स्वतंत्रता की परिभाषा में भी मैंने बताया कि प्रतिबंधों का अभाव होगा, लेकिन कौन से प्रतिबंध लगाए जाएंगे, कौन से प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं, रेशनल रेस्ट्रिक्शन लगाए जा सकते हैं, तार्किक प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं। तो स्टेनिस्लासवाद में सर्वोच्च न्यायालय ने क्या बोला कि जो प्रचार करने की जो स्वतंत्रता है वो किस प्रकार का है, एक सापेक्ष अधिकार है, इसमें धर्मांतरण का अधिकार नहीं होगा। धर्मांतरण का अधिकार इसलिए नहीं होगा क्योंकि इससे क्या होता है, लोक व्यवस्था डिस्टर्ब होती है, पब्लिक ऑर्डर क्या होता है, डिस्टर्ब होता है, लोक व्यवस्था डिस्टर्ब होती है। इसीलिए जो प्रचार करने की स्वतंत्रता में जो धर्मांतरण की स्वतंत्रता है उसको क्या किया जा सकता है, उसको रोका जा सकता है, उसको रोका जा सकता है, उसको प्रतिबंधित किया जा सकता है। तो अभी तो हमने ये देखा कि आर्टिकल 25 के अंदर हमें जो धार्मिक स्वतंत्रताएं मिली हुई हैं। अभी अभी मैंने जब आपको रिलीजन की डेफिनेशन बताई तो रिलीजन की डेफिनेशन में मैंने कहा कि जो रिलीजन है वो क्या है, वो व्यक्ति और ईश्वर के बीच का जुड़ा हुआ मामला है। वो क्या है, व्यक्ति और ईश्वर के बीच में जुड़ा हुआ मामला है। तो यहाँ पे ये जो आर्टिकल 25 के अंदर जो हम प्रोविजन पढ़े हुए हैं कि वो अंतरात्मा के रूप में, अपनी अंतरात्मा के रूप में ईश्वर के किसी भी स्वरूप को मान सकता है और अपनी अंतरात्मा से, अर्थात उसकी अंतरात्मा जिस प्रकार की आवाज दे रही है उस फॉर्म में क्या कर सकता है, अपने धर्म का आचरण कर सकता है। तो ये हुई व्यक्ति के जीवन से जुड़ी हुई धार्मिक गतिविधियां। आर्टिकल 25 का जो अभी हमने प्रोविजन पढ़े हुए हैं वो क्या है, व्यक्ति के जीवन से जुड़ी हुई धार्मिक गतिविधियां। अब हम देखेंगे इसका अगला क्लोज। आर्टिकल 25 है उसी का क्लोज 1। आर्टिकल 25 का जो क्लोज फर्स्ट है उसमें क्या लिखा हुआ है, इसमें लिखा है कि वही जिस प्रकार से हमने पढ़ा कि धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, धर्म की जो स्वतंत्रता का अधिकार वो निरपेक्ष अधिकार नहीं है अपितु सापेक्ष अधिकार है, उस पर युक्ति युक्त प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं। उसी प्रकार से हमारी जो धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है, इस धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार पर भी क्या हो सकते हैं, रेशनल रेस्ट्रिक्शन लगाए जा सकते हैं। वो रेशनल रेस्ट्रिक्शन किस बेसिस पे हो सकते हैं वो आधार हम देख लेते हैं। तो आर्टिकल 25 के क्लोज फर्स्ट के अंदर 3 आधार लिखे हुए हैं। इन 3 आधारों पर आपकी जो रिलीजियस फ्रीडम है उसको क्या किया जा सकता है, प्रतिबंधित किया जा सकता है, उस पर नियंत्रण लगाया जा सकता है। वो कौन से 3 आधार है, लोक व्यवस्था के आधार पर, लोक व्यवस्था यानी पब्लिक ऑर्डर के आधार पर, दूसरा है नैतिकता या सदाचार या मोरलिटी के आधार पर, और तीसरा है स्वास्थ्य के आधार पर, हेल्थ के आधार पर। अब देखो, अभी मैंने आपको जो बताया, मैंने बताया कि ये जो व्यक्ति है और उस व्यक्ति के जीवन के 2 पक्ष हैं, एक तो लौकिक पक्ष है, एक तो लौकिक पक्ष है और दूसरा कौन सा पक्ष है, आध्यात्मिक पक्ष है। अगर इन प्रोविजनों को हम देखें, लोक व्यवस्था, नैतिकता, स्वास्थ्य, तो ये व्यक्ति के लौकिक जीवन से जुड़े हुए हैं। किससे जुड़े हुए हैं, लौकिक जीवन से जुड़े हुए हैं। और लौकिक जीवन से जुड़े हुए कार्य करने का, लौकिक जीवन से संबंधित जो कार्य होते हैं वो व्यक्ति के जीवन में किसके द्वारा किए जाते हैं, स्टेट के द्वारा किए जाते हैं। किसके द्वारा किए जाते हैं, स्टेट के द्वारा किए जाते हैं। तो इसका तात्पर्य ये हुआ कि ये जो 3 इश्यू है वो हमारी धार्मिक स्वतंत्रता नहीं है, वो हमारी धार्मिक स्वतंत्रता नहीं है, अर्थात धर्म से जुड़ा हुआ मुद्दा नहीं है, अपितु ये किससे जुड़ा हुआ है, राज्य के कार्य से संबंधित मुद्दे हैं। इसीलिए इन आधारों पर हमारी जो धार्मिक स्वतंत्रता है उस धार्मिक स्वतंत्रता पर युक्ति युक्त क्या किए जा सकते हैं साथियों, प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं। अब देखो, पहले तो ये ध्यान में रखना है कि लोक व्यवस्था वर्ड लिखा है, पब्लिक ऑर्डर वर्ड लिखा हुआ है, पब्लिक इंटरेस्ट नहीं लिखा है, लोक हित नहीं लिखा है, क्या लिखा है, पब्लिक ऑर्डर लिखा है। क्योंकि आज कल जो आरपीसी द्वारा जो पॉलिटी के अंदर क्वेश्चन पूछे जाते हैं और जो एकदम माइक्रो स्टडी की जाती है, एक एक शब्दावली का चयन करके फिर क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो उसमें आपको ध्यान में रखना है कि यहाँ पे पब्लिक इंटरेस्ट ना लिख के क्या लिखा है, वर्ड लिखा है पब्लिक ऑर्डर लिखा है। तो लोक व्यवस्था, जैसे कि जो अमृतसर के अंदर जो स्वर्ण मंदिर है, जब पंजाब के अंदर जो अलगाववादी मूवमेंट चला था उस समय उस मंदिर पर प्रवेश से संबंधित क्या लगाए गए साथियों, प्रतिबंध लगाए गए। उसी प्रकार से अगर अयोध्या मंदिर निर्माण की जो प्रक्रिया थी उस प्रक्रिया के दौरान भी कुछ समय के लिए मंदिर में प्रवेश पर क्या किया गया साथियों, प्रतिबंध किया गया। वो किस बेसिस पे किया गया, वो लोक पब्लिक ऑर्डर के आधार पर किया गया।
उसी प्रकार मोरलिटी के बेसिस पे भी हमारी जो धार्मिक स्वतंत्रता है उस पर प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं। उसके बाद में लिखा है हेल्थ के आधार पर, स्वास्थ्य के आधार पर, जिस प्रकार से कोविड-19 के टाइम, कोविड-19 के समय हमें जो मंदिर मस्जिद सभी के दरवाजे क्या कर दिए गए साथी, उनमें प्रवेश क्या कर दिया गया था, बंद कर दिया गया था, क्योंकि मुद्दा किससे जुड़ा हुआ था, मुद्दा जुड़ा हुआ था पब्लिक हेल्थ से जुड़ा था, लोगों के स्वास्थ्य से जुड़ा हुआ था। तो ये तो प्रतिबंध लगाए गए हैं 25A के अंदर। उसके बाद में अब हम देखते हैं आर्टिकल 25 का ही क्लोज 2, इसमें क्या लिखा है। इसमें क्या लिखे हैं, इसमें दो बातें लिखी हैं। एक तो धर्म से जुड़ी हुई, धर्म से, रिलीजन से जुड़ी हुई जो पंथ निरपेक्ष गतिविधियां होती है, पंथ निरपेक्ष गतिविधियां। पंथ निरपेक्ष गतिविधियों का तात्पर्य हुआ कि धर्म का वो पक्ष जो किससे जुड़ा हुआ है साथियों, धर्म का वो पक्ष जो किससे जुड़ा हुआ है, जो व्यक्तियों के लौकिक जीवन से जुड़ा हुआ है। किससे जुड़ा हुआ है, धर्म का वो पक्ष जो लौकिक जीवन से जुड़ा हुआ है। तो क्या लिखा है, जो रिलीजन की जो सेकुलर एक्टिविटीज होती है, जो रिलीजन की जो सेकुलर एक्टिविटीज होती है, जैसे आर्थिक मामला, अगर धर्म से संबंधित कोई इकोनॉमिक इश्यू है, फाइनेंशियल इश्यू है, कोई पॉलिटिकल इश्यू है, राजनीतिक है, या अन्य कोई भौतिक आधार या लौकिक आधार, उनके आधार पर हमारी जो धार्मिक स्वतंत्रता है उस धार्मिक स्वतंत्रता पर प्रतिबंध किए जा सकते हैं, क्योंकि ये जो प्रोविजन लिखे हुए हैं वो लौकिक जीवन से संबंधित हैं, और लौकिक जीवन में कार्य करने का अधिकार किसको होता है, स्टेट को होता है। तो इन आधारों पर हमारी जो धार्मिक स्वतंत्रता है उस धार्मिक स्वतंत्रता को सीमित किया जा सकता है। उसके बाद में इसमें अगला प्रोविजन क्या लिखा हुआ है कि सामाजिक कल्याण यानी सोशल वेलफेयर एवं सुधार यानी रिफॉर्म, इनके आधार पर भी जो हमारी धार्मिक स्वतंत्रता है उस धार्मिक स्वतंत्रता पर क्या लगाए जा सकते हैं, प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं। जिसमें क्या लिखा हुआ है कि हिंदू धर्म में जो सार्वजनिक उद्देश्यों के लिए जो मंदिर बने होते हैं, जो सार्वजनिक उद्देश्य यानी कि जो पब्लिक पर्पज के लिए जो मंदिर बनाए जाते हैं, व्यक्ति ने अगर अपने घर में मंदिर बनाया है वो अलग बात है, लेकिन अगर कोई पब्लिक पर्पज के लिए कोई मंदिर बना है तो उस पब्लिक पर्पज के अंदर हिंदू धर्म के सभी वर्गों एवं सभी भागों के जो लोग हैं उनको क्या दिया जाएगा साथियों, प्रवेश दिया जाएगा। यानी कि हिंदू धर्म के जितनी भी क्लास हैं और हिंदू धर्म के जितने भी सेक्शन हैं उनको उन मंदिरों में क्या दिया जाएगा, प्रवेश दिया जाएगा, जो किस पर्पज के लिए बनाए गए हैं, पब्लिक पर्पज के लिए बनाए गए, जो पब्लिक पर्पज के लिए बनाए गए। ऐसा इसलिए किया गया क्योंकि आज़ादी से पहले आपने हिस्ट्री के अंदर पढ़ा होगा कि अनेक प्रकार के मंदिर प्रवेश से संबंधित क्या होते हैं, आंदोलन होते हैं। तो हमारे हिंदू समाज के अंदर जो उस प्रकार की जो विभेदकारी जो नीतियां थी, उन विभेदकारी नीतियों को हमारा जो इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन है, वो इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन क्या करता है साथियों, समाप्त करता है। उसके बाद में क्या लिखा कि राज्य क्या कर सकता है, स्टेट क्या कर सकता है, सोशल वेलफेयर एवं रिफॉर्म से संबंधित विधियों का निर्माण कर सकता है। जैसे हिंदू कोड बिल लाया गया तो वो किससे जुड़ा हुआ है साथियों, सामाजिक कल्याण एवं सुधार से जुड़ा हुआ है। इसके अलावा आपको ये ध्यान में रखना है कि यहाँ पे जो हिंदू धर्म लिखा है इसके अंदर कौन कौन से धर्मों को सम्मिलित किया जाता है। हिंदू धर्म के अंदर अर्थात इस शब्द का तात्पर्य ये हुआ कि इसके अंदर कौन कौन से धर्म आएंगे, बौद्ध धर्म भी इसके अंदर इंक्लूड किया जाएगा, जैन धर्म भी इसके अंदर इंक्लूड किया जाएगा और सिख धर्म भी इसके अंदर इंक्लूड किया जाएगा। इसके अलावा एक तथ्य ये भी याद रखना है कि जो सिख धर्म के जो लोग होते हैं उनको जो कर्पाण धारण करने का जो अधिकार है, उनकी धार्मिक स्वतंत्रता का पार्ट होगा, उनकी रिलीजियस फ्रीडम का पार्ट होगा। ऐसा किसने कहा, सुप्रीम कोर्ट ने कहा। तो अभी तक हमने क्या पढ़ा है, अभी तक हमने पढ़ा है कि आर्टिकल 25 के अंदर व्यक्तियों को किस प्रकार की रिलीजियस फ्रीडम मिली हुई है। उसके बाद में हमने ये देखा कि जो हमें रिलीजियस फ्रीडम मिली हुई है वो निरपेक्ष नहीं है अपितु सापेक्ष है, अर्थात उन पर युक्ति क्या लग सकते हैं, प्रतिबंध लग सकते हैं। तो हमने देखा कि आर्टिकल 25 के क्लोज फर्स्ट में कौन कौन से प्रतिबंध लगे हुए हैं, उसके बाद में आर्टिकल 25 के क्लोज 2 के अंदर कौन कौन से प्रतिबंध लगे हुए हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं आर्टिकल 26 की तरफ। आर्टिकल 26। अब देखो साथियों,
आर्टिकल 25 में जो हमने कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन पढ़े या जो रिलीजियस फ्रीडम पढ़ी, वो रिलीजियस फ्रीडम किसको थी साथियों? वो थी व्यक्तियों को, वो किसको थी? व्यक्तियों को थी। लेकिन अब जो हमें रिलीजियस फ्रीडम मिलने वाली है, वो रिलीजियस फ्रीडम किसको मिलने वाली है? धार्मिक समूह को, धार्मिक समूह को या कोई धार्मिक संस्थान है, अगर कोई रिलीजियस इंस्टीट्यूशन है तो उन रिलीजियस इंस्टीट्यूशन को या जो रिलीजियस ग्रुप है उनको क्या मिलने वाली है? धार्मिक स्वतंत्रता मिलने वाली है। कौन से आर्टिकल में मिलने वाली है? आर्टिकल 26 में। तो आर्टिकल 26 के अंदर जो रिलीजियस फ्रीडम होगी वो किनको होगी? रिलीजियस इंस्टीट्यूशन को या कोई रिलीजियस ग्रुप को। अब देखते हैं कि इसके अंदर कौन सी धार्मिक स्वतंत्रताएं मिली हुई हैं। कि क्या होगा कि धार्मिक क्रियाकलापों के लिए एवं दान यानी कि चैरिटी के लिए धार्मिक संस्थान यानी कि रिलीजियस इंस्टीट्यूशन की स्थापना का अधिकार। क्या होगा कि भारत में रहने वाला अगर कोई भी व्यक्ति है या व्यक्तियों का अगर कोई समूह है तो वो समूह क्या कर सकते हैं? अपने धर्म से जुड़ी हुई जो रिलीजियस एक्टिविटीज़ होती हैं उसके लिए या चैरिटी के लिए या किसके लिए? चैरिटी के लिए क्या कर सकते हैं? किसी भी प्रकार के रिलीजियस इंस्टीट्यूशन की स्थापना कर सकते हैं। अब जब रिलीजियस इंस्टीट्यूशन की स्थापना करेंगे तो उनको क्या होगा? उस रिलीजियस इंस्टीट्यूशन को मैनेजमेंट करने का भी अधिकार देना होगा। तो जो धार्मिक संस्थाएं हैं उन धार्मिक संस्थाओं को क्या होगा? रिलीजियस इंस्टीट्यूशन को मैनेजमेंट का अधिकार दिया जाएगा, प्रबंधन का अधिकार दिया जाएगा। अब जब उनको प्रबंधन का अधिकार दे दिया तो उनको क्या दो? उनको चल एवं, जो धार्मिक संस्थान है उनको चल एवं अचल संपत्ति के अर्जन का अधिकार दिया जाएगा। लेकिन कंडीशन अप्लाई है, चल एवं अचल संपत्ति के अर्जन करने का अधिकार धार्मिक संस्थाओं को दिया जाएगा। लेकिन इस धार्मिक जो ये संपत्ति है, इस संपत्ति का प्रशासन विधि के अनुसार किया जाएगा। संपत्ति का प्रशासन विधि के अनुसार किया जाएगा। ये तो है जो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन लिखे हुए हैं। अब एक एक चीज को समझते हैं। क्या है कि आर्टिकल 26 ये बोलता है कि धार्मिक क्रियाकलापों के लिए, रिलीजियस एक्टिविटीज के लिए एवं चैरिटी के लिए क्या होगा? रिलीजियस इंस्टीट्यूशन की स्थापना करने का अधिकार होगा। उसके बाद में उनको क्या होगा? जो धार्मिक संस्थान है उसके प्रबंधन का अधिकार होगा। प्रबंधन एक व्यापक टर्म है। प्रबंधन क्या है? एक व्यापक शब्दावली है जिसके अंदर किस किस को सम्मिलित किया जा सकता है? उस संस्थान से संबंधित प्लानिंग किस प्रकार से करना है, ऑर्गेनाइजेशन किस प्रकार से करना है, और उसको कमांड किस प्रकार से देना है, कंट्रोल किस प्रकार से देना है, और उन संस्थान के अंदर कोऑर्डिनेशन किस प्रकार से करना है। तो प्रबंधन यानी मैनेजमेंट एक व्यापक शब्दावली है जिसमें धार्मिक संस्थान को ये सभी अधिकार मिलेंगे। उसके बाद में वो क्या कर सकता है? चल एवं अचल संपत्ति का अर्जन कर सकते हैं। जो धार्मिक संस्थान है वो चल एवं अचल संपत्ति का अर्जन कर सकते हैं। यहाँ पे आपको एक चीज देखने पे ये पता चलेगा कि हमने पढ़ा कि जो 44 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट है उसकी सहायता से जो नागरिकों को या जो व्यक्तियों को जो संपत्ति का अधिकार मिला हुआ था, उस संपत्ति के अधिकार को फंडामेंटल राइट्स के रूप में क्या कर दिया? समाप्त कर दिया। और उसको कौन सा राइट्स बना दिया साथियों? उसको लीगल राइट्स बना दिया। लेकिन जो धार्मिक संस्थाएं हैं, जो रिलीजियस इंस्टीट्यूशन है, उनको संपत्ति का अर्जन करने का अभी भी अधिकार मिला हुआ है। अर्थात धार्मिक संस्थानों को अभी भी संपत्ति अर्जन करने का जो अधिकार है वो किसके रूप में है? वो फंडामेंटल राइट्स के रूप में है। वो किसके रूप में है साथियों? फंडामेंटल राइट्स के रूप में है। उसके बाद में लिखा है कि जो ये संपत्ति अर्जित की जाएगी, जो रिलीजियस इंस्टीट्यूशन के द्वारा जो संपत्ति अर्जित की जाएगी, उस संपत्ति का जो प्रशासन है, जो एडमिनिस्ट्रेशन है, वो किसके द्वारा किया जाएगा? विधि के द्वारा किया जाएगा। किसके द्वारा किया जाएगा? विधि के द्वारा। और विधि किसके द्वारा बनाई जाएगी? संसद के द्वारा बनाई जाएगी। ये प्रोविजन फिर से दर्शाता है कि भारत में विधि का शासन है। भारत में किसी धार्मिक संस्था का शासन नहीं है, भारत में धर्म का शासन नहीं है। भारत में किसका शासन है? भारत में विधि का शासन है। क्योंकि जो धार्मिक संस्थाएं हैं वो धार्मिक संस्थाएं संपत्ति तो अर्जित कर सकती है, लेकिन उस संपत्ति का जो प्रशासन होगा वो किसके अकॉर्डिंग होगा? विधि के अकॉर्डिंग होगा। इट मीन्स ये हुआ कि उनका प्रशासन विधि के शासन के अकॉर्डिंग किया जाएगा। तो ये है आर्टिकल 26 के अंदर जो धार्मिक समूहों को या जो रिलीजियस इंस्टीट्यूशन है उनको जो
रिलीजियस फ्रीडम मिली हुई है वो। अब देखो, ये भी अधिकार निरपेक्ष नहीं है, ये भी अधिकार निरपेक्ष नहीं है, अर्थात क्या हुआ, ये भी अधिकार कैसा है, फिर सापेक्ष है। सापेक्ष होने का तात्पर्य ये हुआ कि इन पर भी क्या किए जा सकते हैं, युक्ति युक्त प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं। और युक्ति युक्त प्रतिबंध कौन से लगाए जाएंगे, जो आर्टिकल 25 के जो क्लोज फर्स्ट में थे वही प्रतिबंध लगाए जाएंगे। तो इसका तात्पर्य क्या हो गया कि तीन आधारों पर इस पर भी प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं। वो कौन से तीन आधार हो गए, लोक व्यवस्था के आधार पर यानी पब्लिक ऑर्डर के आधार पर, दूसरा हो गया मोरलिटी के बेसिस पे अर्थात नैतिकता के आधार पर, तीसरा क्या हो गया, हेल्थ यानी स्वास्थ्य के आधार पर उस पर क्या किए जा सकते हैं, प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं। तो ये हमने समझा कि धार्मिक संस्थाओं की स्थापना करने का अधिकार और उसका जो मैनेजमेंट का अधिकार है हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में दिया गया है, उसके बारे में हमने जाना। अगला जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का जो आर्टिकल है वो है आर्टिकल 27। आर्टिकल 27 ये क्या बोलता है कि राज्य के द्वारा किसी धर्म विशेष अंडरलाइन, किसी धर्म विशेष के उत्थान के लिए कर नहीं लगाया जाएगा या करारोपण नहीं किया जाएगा, कर नहीं लगाया जाएगा। क्या लिखा है साथियों, आर्टिकल 27 का जो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन है वो क्या लिखा हुआ है कि स्टेट के द्वारा किसी धर्म विशेष के उत्थान के लिए टैक्स नहीं लगाया जाएगा, कर नहीं लगाया जाएगा। ऐसा प्रोविजन क्यों जोड़ा गया हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में? ऐसा प्रोविजन हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में इसलिए जोड़ा गया क्योंकि साथियों आप सभी ने पढ़ रखा है कि मुगल प्रशासन द्वारा कौन सा कर लगाया गया था, जजिया कर लगाया था। कौन सा कर लगाया था, जजिया कर लगाया था। और इस जजिया कर का उद्देश्य क्या था कि किसी धर्म विशेष को क्या करना था, प्रोत्साहन देना था, और किसी निश्चित धर्म विशेष को क्या करना था, हतोत्साहित करना था। तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ये बोलता है कि आने वाले समय में कभी भी हमारे देश में जजिया कर जैसा कोई कर नहीं लग सकता है। अब हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जजिया कर जैसा कोई टैक्स नहीं लग सकता है, ऐसा हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बोलता है। तो राज्य किसी धर्म विशेष, यहां पे धर्म विशेष लिखा है। क्या लिखा है साथियों, धर्म विशेष इसलिए लिखा है क्योंकि लोकतंत्र भारत के अंदर किस प्रकार की प्रणाली है, लोकतांत्रिक प्रणाली है। और लोकतांत्रिक प्रणाली में क्या लिए जाते हैं, निर्णय किसके आधार पर लिए जाते हैं, मेजोरिटी, बहुमत के आधार पर लिए जाते हैं। क्योंकि लोकतंत्र में क्या होता है, बहुमत का शासन होता है। और अगर बहुमत का शासन होता है तो सरकार क्या कर सकती है, बहुमत वर्ग को खुश करने के लिए सरकार क्या कर सकती है, बहुमत वर्ग को खुश करने के लिए किसी धर्म विशेष पर क्या लगा सकती है, टैक्स लगा सकती है, और किसी दूसरे धर्म को क्या कर सकती है, हतोत्साहित कर सकती है। तो इसीलिए हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का जो प्रोविजन है इस प्रकार की एक्टिविटीज को रोकता है। किसी धर्म विशेष के लिए टैक्स नहीं लगाया जाएगा, लेकिन सभी धर्मों के उत्थान के लिए टैक्स लगाया जा सकता है। क्योंकि जो हमारा देश है उसके अंदर जो धर्म निरपेक्षता का कॉन्सेप्ट है वो किस पे टिका है साथियों, सर्वधर्म सद्भाव पे टिका है। एक चीज तो हमने ये जानी। उसके बाद में देखो लिखा है कि टैक्स किसके लिए लगाया जाता है, टैक्स किसके द्वारा लगाया जाता है, टैक्स लगाया जाता है राज्य के द्वारा, स्टेट के द्वारा। और इस टैक्स का उद्देश्य क्या होता है, इस टैक्स का पर्पज ये होता है कि इस टैक्स की सहायता से स्टेट क्या करने वाला है, लोगों के सामाजिक एवं आर्थिक उत्थान का प्रयास करने वाला है। राज्य क्या करने वाला है, लोगों के भौतिक कल्याण करने वाला है, लोगों के जीवन का उत्थान करने वाला है। तो टैक्स का पर्पज ये होता है कि लोगों के सामाजिक एवं आर्थिक उत्थान को किस प्रकार से सुनिश्चित किया जाए। टैक्स का पर्पज ये नहीं होता है कि लोगों का धार्मिक उत्थान कैसे किया जाए, क्योंकि व्यक्तियों का जो धार्मिक उत्थान करने का कार्य होता है वो तो किसका होता है, ईश्वर का होता है। तो ये हो गया साथियों आर्टिकल 27 का प्रोविजन। अब देखते हैं हम आर्टिकल 28। आर्टिकल 28 इसमें क्या प्रोविजन लिखे हुए हैं, ये है साथियों, ये जो हमारे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन होते हैं, शैक्षणिक संस्थानों में
धार्मिक शिक्षा, शैक्षणिक संस्थानों में धार्मिक शिक्षा पर क्या लगाता है, प्रतिबंध लगाता है आर्टिकल 28। देखो क्या लिखा है कि शैक्षणिक संस्थान है उनमें क्या नहीं दी जाएगी, धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी, उस पर प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं। तो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में क्या नहीं दी जाएगी, रिलीजियस एजुकेशन प्रोवाइड नहीं की जाएगी। यहाँ पे जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है उनको 3 रूपों में क्लासीफाई किया गया है। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ही जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है उनको 3 भागों में क्लासीफाई किया गया है। किस रूप में क्लासीफाई किया गया है? नंबर 1 पे वो संस्थान हो सकते हैं जो राज्य द्वारा पूर्णतः स्थापित हो, राज्य द्वारा होली मेंटेन्ड बाय स्टेट। इंग्लिश में क्या लिखा है साथियों, होली मेंटेन्ड बाय स्टेट, अर्थात जो राज्य द्वारा पूर्ण रूप से संचालित हो या राज्य के द्वारा क्या हो, पूर्ण रूप से स्थापित किए गए हो। अब देखो राज्य द्वारा पूर्णतः संचालित या स्थापित किस प्रकार से होंगे कि कोई भी जो एजुकेशन इंस्टीट्यूशन बनता है वो क्या बनता है, यूजीसी की गाइडलाइन के आधार पर बनता है, आरबीसी की गाइडलाइन के पर बनता है, सीबीएसई की गाइडलाइन पे बनता है। तो अगर यूजीसी द्वारा, आरबीसी द्वारा, सीबीएसई द्वारा किसी भी प्रकार के शैक्षणिक संस्थान यानी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन की स्थापना की जाती है तो वो क्या करेगा, उसकी स्थापना करेगा, उसके बाद में क्या करेगा साथियों, उसका संचालन भी करेगा। उसके बाद में जितने भी गवर्नमेंट कॉलेज होती हैं, जितने भी गवर्नमेंट स्कूल है उसके अंदर वो क्या करेगा, कार्मिकों की नियुक्ति करेगा। उसके बाद में क्या करेगा, उनको पेमेंट भी देगा। तो ये कंप्लीटली किसके अंडर में है साथियों, स्टेट के अंडर में है। ये इंस्टीट्यूशन क्या है, कंप्लीटली स्टेट के अंडर में है। तो होली मेंटेन बाय स्टेट जो इंस्टीट्यूशन है, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है, उनमें किसी भी प्रकार की धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। इनमें धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। लेकिन एक कंडीशन है जो कि सर्वोच्च न्यायालय ने बताई है। सर्वोच्च न्यायालय ने यह कहा है कि अकादमिक पर्पज के लिए इनमें क्या की जा सकती है, रिलीजियस एजुकेशन प्रोवाइड की जा सकती है। उसका पर्पज क्या होना चाहिए, एकेडमिक पर्पज होना चाहिए, उसका पर्पज रिलीजियस पर्पज नहीं होना चाहिए। तो नंबर 1 पे तो ये हुआ। उसके बाद में नंबर 2 पे है किसी ट्रस्ट या न्यास के द्वारा स्थापित शैक्षणिक संस्थाएं। किसी ट्रस्ट के द्वारा या किसी न्यास के द्वारा स्थापित जो संस्थाएं होती हैं, जैसे जितने भी मदरसा हो गए या डीएवी की बात कर ली जाए, तो ये ट्रस्ट के द्वारा स्थापित जो संस्थाएं हैं उनमें धार्मिक शिक्षाएं दी जा सकती है। इसमें क्या की जा सकती है साथियों, धार्मिक शिक्षा दी जा सकती है। नंबर 3 की बात की जाए तो राज्य द्वारा मान्यता प्राप्त, नंबर 3 पे लिखा है राज्य द्वारा मान्यता प्राप्त संस्था। अब देखो भारत में क्या है, नागरिक व्यक्तियों को क्या है, किसी भी प्रकार की एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन की स्थापना करने का अधिकार है। लेकिन जब कोई भी व्यक्ति द्वारा कोई भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन की स्थापना की जाती है तो उसको क्या लेना पड़ती है, उसको साथियों मान्यता लेनी पड़ती है। उसको क्या लेनी पड़ती है, मान्यता लेनी पड़ती है। और उस मान्यता लेने के बाद में भी वो क्या कर सकता है, शैक्षणिक संस्थान का संचालन कर सकता है। जैसे अगर किसी को नई कॉलेज की स्थापना करनी है तो वो क्या करेगा, यूजीसी से मान्यता प्राप्त करेगा। अगर किसी को मान लीजिए स्कूल खोलना है तो वो आरबीसी या सीबीएसई से क्या करेगा, मान्यता प्राप्त करेगा। तो जितनी भी जो मान्यता प्राप्त संस्थाएं होती हैं उनमें रिलीजियस एजुकेशन तब दी जा सकती है जब या तो किससे ली जाए, बच्चों से सहमति ली जाए, बच्चों से क्या ली जाए, कंसेंट ली जाए। लेकिन अगर बच्चों की आयु 18 वर्ष से कम है तो वो किससे कंसेंट ली जाएगी, माता पिता से, अर्थात उस बच्चे के जो परिजन हैं उन परिजनों से क्या ली जाएगी, कंसेंट ली जाएगी। और उनकी सहमति के बाद में ही क्या दी जा सकती है, धार्मिक शिक्षा दी जा सकती है, अन्यथा धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। तो इस प्रकार से आर्टिकल जो 28 है वो क्या करता है, जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है उनमें रिलीजियस एजुकेशन पर क्या लगाता है साथियों, रेस्ट्रिक्शन लगाता है। अब देखते हैं साथियों, आगे बढ़ते हैं। तो ये आर्टिकल 25 से लेकर आर्टिकल 28 तक हमने क्या पढ़ लिया है, जो रिलीजियस फ्रीडम है उसके बारे में हमने पढ़ लिया है। अब हम क्या पढ़ने वाले हैं, अब हम पढ़ेंगे अल्पसंख्यकों के अधिकार। जो इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर अल्पसंख्यकों को शिक्षा
यानी एजुकेशन और उनकी कल्चर, शिक्षा एवं संस्कृति संबंधी अधिकार, संबंधी अधिकार जो इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो माइनॉरिटीज वर्ग हैं, उन माइनॉरिटीज को जो राइट्स मिले हुए हैं उनके बारे में देखने वाले हैं। तो ये माइनॉरिटीज को जो ये राइट्स मिले हुए हैं ये हैं आर्टिकल 29 और आर्टिकल 30, इन दो आर्टिकल में। अब हम देखेंगे एक एक चीज में। अब हम जो माइनॉरिटीज हैं उनके बारे में क्या क्या चीजें देखने वाले हैं, सबसे पहले उसकी रूपरेखा बना लेते हैं। सबसे पहले तो हम ये देखेंगे कि जो भारत के संविधान में जो अधिकार मिले हुए हैं उन अधिकारों की इकाई व्यक्ति है या समूह, यानी कि अधिकारों की इकाई व्यक्ति या समूह। उसके बाद में हम देखेंगे कि जो हमारे संविधान के अंदर जो अधिकार है क्या वो सकारात्मक अधिकार है या नकारात्मक अधिकार है। तो इसमें जो अल्पसंख्यकों को जो अधिकार मिले हुए हैं वो किस प्रकार के हैं, सकारात्मक है या नकारात्मक है। उसके बाद में हम क्या देखेंगे साथियों, उसके बाद में हम ये देखेंगे कि किसी भी लोकतंत्र में, किसी भी डेमोक्रेसी के अंदर अल्पसंख्यकों को अधिकार देने की आवश्यकता क्यों है, अल्पसंख्यकों को अधिकार क्यों। उसके बाद में हम देखेंगे कि अल्पसंख्यक कौन है, अल्पसंख्यक कौन है और अल्पसंख्यक कौन, और हमारे संविधान के अंदर उनको कौन कौन से राइट्स मिले हुए हैं। इन चीज़ों के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। तो एक एक चीज़ के बारे में साथियों अध्ययन अपना प्रारंभ करते हैं। अब देखो, सबसे पहले तो ये है कि ये लिखा है अल्पसंख्यकों को अधिकार, जबकि हमने जो अधिकार की डेफिनेशन देखी थी, जो अधिकार की परिभाषा मैंने आपको बताई थी, मैंने कहा था कि अधिकार क्या है, व्यक्तियों के नैतिक दावे हैं, व्यक्तियों के नैतिक दावे। अर्थात हमने तो ये पढ़ा कि अधिकारों में इकाई किसको माना जाता है, व्यक्तियों को माना जाता है। अधिकार में इकाई किसको माना जाता है, व्यक्तियों को माना जाता है। लेकिन जो इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन है, वो इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन क्या करता है साथियों, जो अधिकार देता है वो व्यक्तियों को भी देता है और जो ग्रुप है यानी जो समूह है उनको भी अधिकार देता है। कौन कौन से, जैसे अगर हम बात करें समूह को, तो हमने देखा कि SC, ST, OBC, बच्चों को अभी हमने देखा कि धार्मिक समूहों को भी क्या मिला हुए हैं, जो धार्मिक संस्थान हैं उन धार्मिक संस्थानों को भी क्या मिले हुए हैं, अधिकार मिले हुए हैं। महिलाओं और बच्चों से संबंधित अधिकार भी हमने पढ़ लिए हैं। SC, ST, OBC, इनसे रिलेटेड भी जो रिजर्वेशन से संबंधित प्रोविजन है, तो वो क्या है, समूह को अधिकार है। इसी प्रकार से जो अल्पसंख्यकों को जो अधिकार दिया गया है वो किसके रूप में है साथियों, समूह के रूप में है। तो जो अल्पसंख्यकों को अधिकार है नंबर 1 तो समूह के रूप में प्राप्त है। किसके रूप में प्राप्त है साथियों, समूह के रूप में प्राप्त है। उसके बाद में अगर हम बात करें तो ये एक प्रकार का सकारात्मक अधिकार है, नकारात्मक अधिकार नहीं है। नकारात्मक का तात्पर्य मैंने आपको बता रखा है कि यहाँ पे राज्य आपसे कुछ छीनता नहीं है, राज्य आपसे यहाँ कुछ छीनता नहीं है, लेकिन राज्य आपको कुछ देता भी नहीं है, लेकिन सकारात्मक अधिकार वो होते हैं जब राज्य क्या करे, आपके उत्थान के लिए विशेष प्रयास करे। राज्य क्या करे, आपके उत्थान के लिए विशेष प्रयास करे। जैसे कि हमने पढ़ा जो विधियों का जो समान संरक्षण है, विधियों के समान संरक्षण इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ के अंदर क्या किया जाता है, समाज के जो कमजोर वर्ग होते हैं, जो समाज की जो मुख्य धारा से जो वंचित लोग होते हैं, उनका उत्थान करने का प्रयास किया जाता है। तो राज्य यहाँ पे सकारात्मक कार्य कर रहा होता है। इसीलिए इस प्रकार के अधिकार जो होते हैं उन अधिकारों को बोला जाता है सकारात्मक अधिकार। तो राज्य यहाँ पे क्या करेगा, जो अल्पसंख्यक वर्ग हैं, जो माइनॉरिटीज क्लास हैं, उनके क्या करेगा, शिक्षा एवं संस्कृति के अधिकारों को बनाए रखने का प्रयास करेगा और उनके इन अधिकारों के उत्थान का भी प्रयास करेगा। इसीलिए जो माइनॉरिटीज को जो राइट्स मिले हुए हैं, जो अल्पसंख्यकों को जो अधिकार मिले हुए हैं, वो कौन से अधिकार है, सकारात्मक अधिकार है। कौन से अधिकार है, सकारात्मक अधिकार है। उसके बाद में है कि किसी भी कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, किसी भी डेमोक्रेसी के अंदर अल्पसंख्यकों को अधिकार की आवश्यकता क्यों होती है, अल्पसंख्यकों को अधिकार की आवश्यकता क्यों होती है। अधिकार की आवश्यकता अल्पसंख्यकों को इसलिए होती है क्योंकि लोकतंत्र के अंदर जिस प्रकार की जो डिसीजन मेकिंग प्रक्रिया होती है, उस
में क्या होता है साथियों, जो बहुमत वर्ग होता है उस बहुमत वर्ग की सत्ता होती है। क्या होता है, जो बहुमत वर्ग है उस बहुमत वर्ग की सत्ता होती है। तो हमेशा जो अल्पसंख्यक वर्ग है उन अल्पसंख्यक वर्गों के मस्तिष्क में अर्थात मनोवैज्ञानिक रूप से उनके माइंड में एक भय बैठा हुआ होता है कि कहीं ना कहीं जो बहुमत वर्ग क्या करेगा, जो अल्पसंख्यक वर्ग हैं उनके अधिकारों का क्या करेगा, उल्लंघन करेगा या उनके अधिकारों को छीन सकता है। तो जो अल्पसंख्यक वर्ग है उनको मनोवैज्ञानिक रूप से सुरक्षा प्रदान करने के लिए क्या करना पड़ता है, डेमोक्रेसी के अंदर अल्पसंख्यकों को भी अधिकार देने पड़ते हैं। उसके अलावा जो डेमोक्रेसी है उस डेमोक्रेसी की फिलोसॉफी ये कहती है कि डेमोक्रेसी में क्या किया जाता है, प्रत्येक व्यक्ति की गरिमा का क्या किया जाता है साथियों, उसकी रेस्पेक्ट की जाती है। प्रत्येक व्यक्ति की गरिमा उसकी क्या की जाती है, रेस्पेक्ट की जाती है। उसको देना क्या किया जाता है, राज्य के द्वारा सुनिश्चित किया जाता है। अब देखो, ये व्यक्ति की गरिमा इस फिलोसॉफी पे आधारित है कि प्रत्येक व्यक्ति क्या है, अपने आप में अजूबा है, प्रत्येक व्यक्ति अपने आप में अलग है। हो सकता है कि प्रत्येक व्यक्ति की संस्कृति, उसका पहनावा क्या हो सकता है, दूसरे व्यक्ति से अलग हो सकता है। एक समूह का पहनावा, एक समूह का खान पान, एक समूह का रहन सहन दूसरे समूह से क्या हो सकता है, अलग हो सकता है। तो डेमोक्रेसी ये बोलती है कि हमें क्या करना है, प्रत्येक व्यक्ति की गरिमा अर्थात प्रत्येक जो समूह है उसकी गरिमा को बनाए रखना है, उसके अधिकारों को सुनिश्चित करना है। इसीलिए किसी भी डेमोक्रेसी में अल्पसंख्यकों को अधिकार देना महत्वपूर्ण बन जाता है। उसके बाद में अब हम देखेंगे कि अल्पसंख्यक कौन है और हमारे संविधान में इन अल्पसंख्यकों से संबंधित कौन से कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन किए गए हैं। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि आर्टिकल 29 के अंदर क्या कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन है। इसमें क्या लिखा है साथियों कि नागरिकों के किन्हीं वर्गों को अपनी भाषा, अपनी लिपि और संस्कृति इनका प्रोटेक्शन करने या इनको बनाए रखने की क्या होगी, स्वतंत्रता होगी। इसको बनाए रखने की स्वतंत्रता होगी या उनका अधिकार होगा। क्या लिखा है, नागरिकों के किन्हीं वर्गों को, एनी सेक्शन ऑफ इंडियन सिटीजन। क्या लिखा है, एनी सेक्शन। यहां पे क्या लिखा है साथियों, किन्हीं वर्गों यानी एनी सेक्शन। वो जो सिटीजन, और आगे क्या लिखा है साथियों, सिटीजन को अपनी भाषा यानी लैंग्वेज, स्क्रिप्ट एंड कल्चर को प्रोटेक्शन का अधिकार होगा या राइट से होगा। अब देखो, जो आर्टिकल 29 है वो किनको मिला हुआ है, वो मिला हुआ है सिटीजन को। अभी से मैं आपको बता देता हूं कि आर्टिकल 29 और आर्टिकल जो 30 है वो केवल किनको मिला है, इंडियन सिटीजन को मिला है। हमने जितने भी जो फंडामेंटल राइट्स हमने डिस्कस किए हैं उसमें हमने देखा कि जो आर्टिकल 15, आर्टिकल 16 और आर्टिकल 19 ये भी केवल किनको मिले हुए थे, सिटीजन को मिले हुए थे। तो नागरिक वर्ड लिखा है। उसके बाद में एनी सेक्शन यानी कि नागरिकों का कोई भी वर्ग हो सकता है, उनको 3 अधिकार होंगे। कौन कौन से अधिकार, 3 अधिकार में अपनी भाषा को बनाए रखने का अधिकार होगा अपनी भाषा को बनाए रखने का अधिकार होगा, अपनी लिपि को बनाए रखने का अधिकार होगा, अपनी संस्कृति को बनाए रखने का अधिकार होगा। अब देखो भाषा भारतीय संविधान की ऑफिशियल लैंग्वेज के अलावा जो अगर हम बात करें 8वीं अनुसूची, उस 8वीं अनुसूची के अंदर कितनी भाषाओं को इंक्लूड किया गया है, 22 भाषाओं को इंक्लूड किया गया है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो भारत के अंदर लगभग 6000 भाषाएं क्या है साथियों, मदर टंग लैंग्वेज है, मातृभाषा के रूप में है। सभी व्यक्तियों को क्या होगा, अपनी भाषा को बनाए रखने का अधिकार होगा, अपनी लैंग्वेज को बनाए रखने का अधिकार होगा। क्योंकि भारत में एक साथियों सूक्ति चलती है कि कोस कोस पे बदले पानी, कोस कोस में बदले पानी, 4 कोस में बदले वाणी। कोस कोस में बदले पानी और 4 कोस में बदले वाणी। इसका तात्पर्य ये हुआ कि ये सूक्ति ये दर्शाती है कि भारत में न केवल भौगोलिक विविधता है,
भारत में ना केवल भौगोलिक विविधता है, अपितु भारत में क्या है, भाषाई विविधता है। और हमारा कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहता है कि हमें इस भाषाई विविधता को बनाए रखने का अधिकार होगा। सभी जो नागरिकों के जो किन्हीं भी वर्ग है, इनको अपनी भाषा को बनाए रखने का अधिकार होगा। अब देखो, लैंग्वेज होगी तो उसकी कोई ना कोई क्या होगी साथियों, स्क्रिप्ट होगी। लैंग्वेज होगी तो उसकी कोई ना कोई क्या होगी, स्क्रिप्ट होगी। उसके बाद में लिखा है संस्कृति। कल्चर एक व्यापक टर्म है। संस्कृति क्या है साथियों, एक व्यापक शब्दावली है जिसके अंदर व्यक्ति के जीवन में रहन सहन, उसका खान पान किस प्रकार का होगा, उसकी नृत्य शैली किस प्रकार की होगी, वो किस प्रकार के संगीत पसंद करेंगे, उनकी स्थापत्य कला किस प्रकार की होगी, तो इन सभी का भी क्या कर सकते हैं, वो प्रोटेक्शन कर सकते हैं। उन सभी का क्या कर सकते हैं, वो प्रोटेक्शन कर सकते हैं। भाषा भी किसके अंदर आ जाएगी साथियों, कल्चर के अंदर आ जाएगी। अब हमने हेडिंग में तो ये देखा था कि अल्पसंख्यकों के अधिकार, और आर्टिकल 29 के अंदर क्या लिखा है कि नागरिकों के किन्हीं वर्गों को, अर्थात इस शब्दावली को देखने में हमें ये लग रहा है कि ये अधिकार तो सभी को प्राप्त है। हाँ साथियों, ये सभी को प्राप्त है, लेकिन जो डेमोक्रेसी होती है, उस डेमोक्रेसी में जो बहुमत वर्ग, डेमोक्रेसी के अंदर जो बहुमत वर्ग होता है, उस बहुमत वर्ग को अपने अधिकारों की चिंता नहीं होती है। बहुमत वर्ग को अपने अधिकारों की चिंता नहीं होती है। अधिकारों की चिंता हमेशा किसको बनी रहती है, अधिकारों की चिंता हमेशा अल्पसंख्यकों को बनी रहती है, अल्पसंख्यकों को बनी रहती है। इसीलिए ये कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन जोड़ा गया, क्योंकि बहुमत वर्गों के जो बहुमत वर्ग है उनकी भाषा तो बनी रहेगी, लिपि तो बनी रहेगी, संस्कृति बनी रहेगी, वो चिंता की बात नहीं है। हालांकि वो भी क्या कर सकते हैं, उनको भी ये अधिकार प्राप्त हैं, लेकिन विशेष रूप से जो हमारे संविधान निर्माता थे उनकी चिंता किस ओर थी, उनकी चिंता थी अल्पसंख्यकों की ओर। अब देखो, आर्टिकल 29 का क्लोज टू हम बाद में देखेंगे, उससे पहले देखते हैं हम आर्टिकल 30। आर्टिकल 30 के अंदर क्या प्रोविजन लिखे हैं कि भाषाई आधार पर, भाषाई एवं धार्मिक, इन आधार पर जो अल्पसंख्यक हैं, उन अल्पसंख्यकों को अपनी रुचि की शैक्षणिक संस्थान यानी कि एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, संस्थानों की स्थापना करने का और उसका संचालन करने ने ऑपरेटिंग का अधिकार होगा। संचालन का क्या होगा साथियों, अधिकार क्या होगा। क्या लिखा है कि भाषाई आधार पर, भाषाई एवं धार्मिक आधार, भाषाई एवं धार्मिक आधार पर जो अल्पसंख्यक है उनको अपनी रुचि की शैक्षणिक संस्थानों की स्थापना करने का अधिकार होगा। अभी तक हमने ये नहीं देखा है कि अल्पसंख्यक जो शब्द है उसकी परिभाषा क्या है और अल्पसंख्यकों में किन किन को सम्मिलित किया जाता है। जो आर्टिकल 30 है वो हमें ये बताएगा कि हमारे देश के अंदर अल्पसंख्यकों के रूप में किन किन को सम्मिलित किया जाता है और उनका आधार क्या है। तो आर्टिकल जो 30 है उसके प्रोविजन देखने पर यह हमें मिलता है कि हमारे देश में जो अल्पसंख्यक है उनका आधार क्या है। कोई भी समूह अल्पसंख्यक कब होगा, उसका आधार क्या है, तो उसका आधार इस कॉन्स्टिट्यूशन के इस प्रोविजन को देखने पे हमें मिलते हैं कि उसके आधार 2 होंगे। तो अल्पसंख्यकों के आधार हैं साथियों 2। कौन कौन से आधार हैं? नंबर 1 भाषाई आधार पर, भारत में जो अल्पसंख्यक होंगे उनका नंबर 1 आधार होगा भाषाई आधार पर यानी लिंग्विस्टिक बेसिस पे। नंबर 2 है रिलीजियस बेसिस पे, धार्मिक आधार पर। नंबर 2 क्या है? धार्मिक आधार पर। इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन ये बोलता है कि अल्पसंख्यक भारत में केवल 2 आधारों पर होंगे, केवल 2 आधारों पर होंगे। अगर आपको MCQ के अंदर, PYQ के अंदर कहीं पे भी तीसरा आधार मिल जाए तो वो क्या हो जाएगा साथियों? गलत हो जाएगा, क्योंकि आधार केवल 2 हैं। एक लिंग्विस्टिक बेसिस पे है और दूसरा कौन सा बेसिस है साथियों? धार्मिक आधारों पर। लेकिन आप ये भी ध्यान में रखें कि अभी तक अल्पसंख्यकों को ये आधार बताए हैं, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन आधार बता रहा है, लेकिन अल्पसंख्यक की को परिभाषित नहीं कर रहा है, डिफाइन नहीं कर रहा है, ना तो किसी विधि के द्वारा और ना ही सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा और ना ही हमारे संविधान के द्वारा अल्पसंख्यकों को परिभाषित किया गया है। लेकिन आधार जरूर बताए गए हैं। आधार होंगे 2, नंबर 1 भाषाई आधार, नंबर 2 क्या होगा साथियों? धार्मिक आधार पर। अब देखो, इसके अलावा क्या सर्वोच्च न्यायालय ने भी क्या कोई जजमेंट देके ये बताया है कि अल्पसंख्यकों को शामिल करने के आधार कौन कौन से होंगे? तो एक केस है साथियों, इंपॉर्टेंट केस है,
जब भी माइनॉरिटी से रिलेटेड प्रोविजनों को देखना है तो उसके अंदर इस केस को हम यूज करते हैं TMA पाई फाउंडेशन। TMA पाई फाउंडेशन, इसमें सर्वोच्च न्यायालय ने क्या जजमेंट दिया वो देख लेते हैं। सर्वोच्च न्यायालय ने यह कहा कि भारत के अंदर जो अल्पसंख्यक होंगे, भारत के अंदर जो अल्पसंख्यक होंगे उनका आधार भाषाई आधार लिया जाएगा। उनका आधार क्या लिया जाएगा? भाषाई आधार लिया जाएगा। भाषाई आधार इसलिए लिया जाएगा, भाषाई आधार इसलिए लिया जाएगा क्योंकि भारत के अंदर जो राज्यों का निर्माण हुआ है, भारत में जो स्टेट का रीऑर्गेनाइजेशन हुआ है, वो स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन किस बेसिस पे हुए हैं? भाषाई आधार पर। किस आधार पर हुए हैं? तो भाषाई आधार पर। तो क्या बोला सर्वोच्च न्यायालय ने? सर्वोच्च न्यायालय ने ये बोला कि भारत के अंदर जो अल्पसंख्यकों को शामिल करने का जो आधार होगा वो भाषाई आधार होगा। भाषाई आधार इसलिए होगा क्योंकि भारत के अंदर जो राज्यों का निर्माण हुआ है वो किसके आधार पर हुआ है? भाषा के आधार पर हुआ है। तो जिस राज्य में जिस भाषाई समूह की मात्रा क्या है, जनसंख्या क्या है, 50% से कम है, वो किसके अंदर सम्मिलित हो जाएगा? वो अल्पसंख्यक में सम्मिलित हो जाएगा। इसका तात्पर्य ये हुआ कि भारत के अंदर प्रत्येक राज्य में अल्पसंख्यक समूह क्या होगा साथियों? अलग अलग होगा। हो सकता है कि एक समूह, जैसे हो सकता है कि सिख जो पंजाबी भाषा बोलने वाले पंजाब के अंदर क्या हो सकते हैं साथियों? वो बहुसंख्यक के रूप में हो सकते हैं, लेकिन दिल्ली में क्या हो सकते हैं? वो अल्पसंख्यक के रूप में हो सकते हैं। जैसे इसी प्रकार से अगर हम बात करें, एक संसदीय विधि बनी, संसदीय विधि बनी और संसदीय विधि की सहायता से क्या किया गया साथियों? 1992 के अंदर एक अल्पसंख्यक आयोग की स्थापना की गई। किसकी स्थापना की गई? अल्पसंख्यक आयोग की स्थापना की गई। और इस अल्पसंख्यक आयोग के द्वारा 6 धर्मों को अल्पसंख्यक धर्म के रूप में मान्यता प्रदान की गई है। तो वो 6 धर्म कौन कौन से हैं उनको भी देख लेते हैं। नंबर 1, हिंदू धर्म के अलावा बाकी धर्म इसके अंदर इंक्लूड हो जाएंगे साथियों, जैसे बौद्ध धर्म, जैन धर्म, सिख धर्म, इस्लाम धर्म, इसके अलावा ईसाई धर्म और पारसी धर्म। ये 6 धर्म हैं। इन धर्मों को किसके रूप में मान्यता दी गई है साथियों? संसदीय विधि के द्वारा अल्पसंख्यक समूह के रूप में मान्यता दी गई है। तो इस प्रकार से हमने देखा कि इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन क्या करता है? भाषाई आधार पर और धार्मिक आधार पर क्या करता है? अल्पसंख्यकों को अधिकार भाषाई आधार पर और धार्मिक आधार पर, इन 2 आधारों पर यह बताता है कि ये 2 आधार ही हमारे देश में अल्पसंख्यकों के बेस होंगे। उसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने भी जो TMA पाई फाउंडेशन है उसमें भी ये बताया कि भारत में जो अल्पसंख्यक समूह होंगे उनका आधार कौन सा आधार लिया जाएगा? भाषाई आधार लिया जाएगा, क्योंकि भारत में जो राज्यों का निर्माण हुआ है वो किस आधार पर हुआ है? वो भाषाई आधार पर हुआ है। तो इसका तात्पर्य ये हुआ कि एक राज्य के अंदर कोई समूह क्या हो सकता है? बहुसंख्यक के रूप में हो सकता है, और वही दूसरे राज्य में क्या हो सकता है? अल्पसंख्यक के रूप में हो सकता है। और संसदीय विधि बनाई गई और उसकी सहायता से अल्पसंख्यक आयोग का निर्माण किया गया, और इस अल्पसंख्यक आयोग ने 6 धर्मों को किसके रूप में सम्मिलित किया है साथियों? अल्पसंख्यक धर्मों के रूप में सम्मिलित किया है। उसके बारे में देखो, हमने ये देख लिया है कि भाषाई आधार और धार्मिक आधार, उसके बारे में लिखा है अल्पसंख्यक। तो अल्पसंख्यक के संबंधित क्या सुप्रीम कोर्ट ने बोला वो भी देख लिया हमने। उसके बाद में है अल्पसंख्यकों से संबंधित जो शैक्षणिक संस्थान होते हैं, जो माइनॉरिटीज के जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन होते हैं वो क्या होते हैं। तो इसी वाद में सर्वोच्च न्यायालय ने क्या माना है? इसी वाद में सर्वोच्च न्यायालय ने क्या माना कि जो अल्पसंख्यकों से संबंधित जो शैक्षणिक संस्थान होंगे वो संस्थान होंगे जिनकी स्थापना किसके द्वारा की जाती है? अल्पसंख्यकों के द्वारा ही की जाती है। नंबर 1। नंबर 2 पे उन्होंने माना कि अगर किसी शैक्षणिक संस्थान की स्थापना, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन की स्थापना राज्य के द्वारा या संसदीय विधि के द्वारा की जाती है या बहुसंख्यक समूह के द्वारा की जाती है तो उसको अल्पसंख्यक में माना नहीं जाएगा। नंबर 3 पे उन्होंने कहा, यह इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान में रखना है कि राज्य के द्वारा यदि किसी अल्पसंख्यक जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है अगर उसको क्या किया जा रहा है? वित्तीय सहायता प्रदान की जा रही है। उसको क्या की जा रही है साथियों? वित्तीय सहायता प्रदान की जा रही है। तो इसके आधार पर उसका जो अल्पसंख्यक
एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन का जो स्टेटस है वो छीना नहीं जाएगा। ऐसा इसलिए है क्योंकि राज्य का कार्य क्या है कि सामाजिक एवं आर्थिक उत्थान करना। तो राज्य का ये कर्तव्य है कि वो क्या दे, सभी बच्चों को शिक्षा दे। लेकिन अगर राज्य के कार्यों में कोई हाथ बटा रहा है तो उसमें राज्य को क्या समस्या है? राज्य क्या कर सकता है? जो अल्पसंख्यकों से संबंधित या अल्पसंख्यकों ने अगर किसी भी प्रकार के शैक्षणिक संस्थान की स्थापना की है तो उसको क्या कर सकता है? वित्तीय सहायता प्रदान कर सकता है। अगर वित्तीय सहायता प्रदान की जा रही है तो उसके आधार पर उसका अल्पसंख्यक का स्टेटस नहीं छीना जाएगा। ये कौन से वाद में कहा सुप्रीम कोर्ट ने? सुप्रीम कोर्ट ने जो TMA पाई फाउंडेशन है उसमें ऐसा कहा। इसके अलावा जो अल्पसंख्यकों से संबंधित जो संस्थान होंगे उन संस्थानों के अंदर उनको संचालन की क्या होगी साथियों? स्वायत्तता दी जाएगी। अब देखो, ये हमने देखा है आर्टिकल 30 का क्लोज फर्स्ट। इन दोनों के अंदर आर्टिकल जो 29 है उसका क्लोज फर्स्ट हमने देख लिया है और आर्टिकल जो 30 है उसका क्लोज फर्स्ट भी देख लिया है। उसके बाद में इन दोनों के जो क्लोज टू है उनके बारे में देख लेते हैं। आर्टिकल 29 का क्लोज टू क्या बोलता है? ये क्या कहता है कि अगर कोई भी राज्य द्वारा वित्त पोषित, राज्य द्वारा वित्त पोषित, अगर राज्य द्वारा किसी भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन को क्या किया जा रहा है? फंडिंग दी जा रही है। राज्य द्वारा वित्त पोषित जो शैक्षणिक संस्थान है, जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है, उनमें प्रवेश में केवल मूलवंश, धर्म और जाति और भाषा, इन आधारों पर कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। कौन से 4 आधार बताए गए हैं साथियों? सीक्वेंस में ध्यान में रखें, सीक्वेंस में धर्म ऊपर आएगा, धर्म, मूलवंश, जाति और भाषा। तो रिलीजन के बेसिस पे, रेस के बेसिस पे, कास्ट के बेसिस पे और लैंग्वेज के बेसिस पे, इन बेसिस पे क्या नहीं किया जा सकता है? प्रवेश के अंदर भेदभाव नहीं किया जा सकता है। केवल इन आधारों पर भेदभाव नहीं किया जाएगा, अन्य आधारों पर भेदभाव किया जा सकता है। जिस प्रकार से इसके अंदर क्या नहीं लिखा है साथियों? लिंग शब्द नहीं लिखा है। इसका तात्पर्य हुआ कि बालिकाओं के लिए अलग विद्यालयों की स्थापना की जा सकती है, जिस प्रकार से महारानी कॉलेज की स्थापना की गई है। तो ये प्रोविजन इसलिए जोड़ा गया क्योंकि आजादी से पूर्व जब ब्रिटिश शासन प्रणाली थी या जो सामंतवादी शासन प्रणाली थी उसमें क्या था साथियों? समाज के कुछ ही वर्गों या कुछ ही जातियों को शिक्षा तक उनकी पहुंच सुनिश्चित थी और बाकी को क्या कर दिए गए साथियों? शिक्षा के दरवाजे उनके लिए बंद कर दिए गए। तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन क्या बोलता है कि इस प्रकार के जो भेदभाव पहले किए जा रहे थे वो अब भेदभाव किसी भी कंडीशन में नहीं किए जा सकते हैं, क्योंकि राज्य के द्वारा अगर कोई वित्त पोषित शैक्षणिक संस्थान है उसके प्रवेश के अंदर धर्म, मूलवंश, जाति और भाषा के आधार पर किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाएगा। उसके बाद में साथियों आर्टिकल 30 का क्लोज 2 भी देख लेते हैं। इसमें क्या लिखा है? इसमें यह लिखा है कि अगर राज्य द्वारा कोई संस्था को वित्त पोषित किया जा रहा है, राज्य द्वारा वित्त पोषण में या सहायता प्रदान करने में इस आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा कि वो किसी विशेष प्रकार की भाषाई समूह से जुड़ी हुई है या किसी विशेष प्रकार की धार्मिक समूह से जुड़ी हुई है। इसका तात्पर्य ये हुआ कि राज्य जब फंडिंग पर जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है उनको फंडिंग प्रोवाइड करेगा तो उसमें किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं करेगा। अगर अल्पसंख्यकों द्वारा भी अगर किसी भी प्रकार की शैक्षणिक संस्थानों की स्थापना की गई है तो स्टेट क्या कर सकता है? उनको भी फंडिंग प्रोवाइड कर सकता है। तो ये तो हमने समझा साथियों आज की क्लास के अंदर धार्मिक स्वतंत्रता से रिलेटेड कौन से अधिकार हैं और अल्पसंख्यकों के कौन से अधिकार हैं। अब हम इन 2 जो अधिकार पढ़े हैं, अर्थात हमने जो आर्टिकल 25 से लेके आर्टिकल 30 तक जो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन पढ़े हुए हैं, उनसे रिलेटेड अगर कोई MCQ है अर्थात कोई प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है तो उनको क्या कर लेते हैं? सोल्व कर लेते हैं। तो बढ़ते हैं आगे। तो नंबर क्वेश्चन 1 क्या है कि भारत में धर्म की स्वतंत्रता के अधिकार के संबंध में
निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? आपको रोंग स्टेटमेंट ढूंढना है। आपको क्या करना है साथियों? रोंग स्टेटमेंट ढूंढना है। और क्वेश्चन किससे रिलेटेड है? क्वेश्चन है जो हमारे इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर हमें जो रिलीजियस फ्रीडम मिली हुई है, उस रिलीजियस फ्रीडम से रिलेटेड क्वेश्चन है। तो अभी हमने पढ़ा कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर आर्टिकल 25 से लेकर आर्टिकल 28 तक के जो कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजन है वो किससे जुड़े हुए हैं? वो जुड़े हुए हैं रिलीजियस फ्रीडम से रिलेटेड है। अब हम देखते हैं कि ऑप्शन में क्या लिखा है। ये अधिकार सभी व्यक्तियों को अंतःकरण की स्वतंत्रता देता है। अभी अभी हमने देखा कि जो आर्टिकल 25 था उसका क्लोज फर्स्ट था, उसमें लिखा था कि सभी व्यक्तियों को आबाद रूप में धर्म की अंतःकरण के रूप में, धर्म के अंतःकरण के रूप में धर्म को मानने, उसका आचरण करने और उसका प्रचार करने की क्या होगी? स्वतंत्रता होगी। इसका तात्पर्य हुआ कि यह स्टेटमेंट तो क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। उसके बाद में लिखा है कि यह राज्य की निधियों से पूर्णतः पोषित शैक्षणिक संस्थानों को धार्मिक शिक्षण प्रदान करने की अनुमति नहीं देता है। अभी हमने देखा कि आर्टिकल 28 के अंदर जो नंबर 1 प्रकार की जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन थी, जो कि राज्य द्वारा क्या थी? पूर्णतः पोषित थी या होली मेंटेन्ड थी, उसके अंदर किसी भी प्रकार की रिलीजियस एजुकेशन नहीं दी जा सकती है, धार्मिक उद्देश्यों के लिए शिक्षा प्रदान नहीं की जा सकती है, केवल एकेडमिक पर्पज के लिए रिलीजियस एजुकेशन दी जा सकती है। तो ध्यान में रखें कि अपवाद नियम नहीं होता है। वो क्या है साथियों? अपवाद है, और अपवाद कभी नियम नहीं होते हैं। तो ये स्टेटमेंट भी क्या है? सही है। ये राज्य को ऐसी विधि बनाने से निवारित करता है। निवारित करने का तात्पर्य हुआ कि रोकता है। निवारित करने का तात्पर्य क्या हुआ? रोकता है, जो सामाजिक कल्याण और सुधार के लिए हो। हमने पढ़ा था अभी आर्टिकल 25 का जो क्लोज 2 है, आर्टिकल 25 का क्लोज 2 ये बोलता है कि सोशल रिफॉर्म के नाम पे और सोशल वेलफेयर के नाम पे स्टेट क्या कर सकता है? विधि बना सकता है, कानून बना सकता है। इसलिए बना सकता है क्योंकि जो सामाजिक सुधार है और जो सामाजिक कल्याण से संबंधित जो मुद्दे हैं वो व्यक्ति के लौकिक जीवन से जुड़े हुए हैं, और लौकिक जीवन का उत्थान करने का कार्य किसका है? राज्य का है। तो राज्य उनसे संबंधित प्रोविजन में कानून बना सकता है, विधि बना सकता है। तो ये बोल रहा है कि रोकता है, रोकता नहीं है, रोकता नहीं है, कानून बना सकता है। तो क्वेश्चन में भी यही पूछा गया था कि रोंग स्टेटमेंट कौन सा है? तो ये क्या हो जाएगा? रोंग स्टेटमेंट हो जाएगा। हमारा सही आंसर तो ये हो जाएगा। लेकिन फिर भी हम डी ऑप्शन को और देख लेते हैं कि हिंदू के प्रति निर्देश में सिख, जैन और बौद्ध धर्म को सम्मिलित किया गया है। मैंने बताया कि आर्टिकल 25 के अंदर जो हिंदू शब्द है उसके अंदर कौन कौन से और धर्मों को सम्मिलित किया जाता है? उसके अंदर सम्मिलित किया जाता है एक सिख धर्म को, जैन धर्म को और बौद्ध धर्म को सम्मिलित किया जाता है। तो ये स्टेटमेंट भी क्या है? सही है। तो हमें इसमें रोंग स्टेटमेंट पूछा था। रोंग स्टेटमेंट कौन सा हो जाएगा? सी हो जाएगा। सी इसलिए हो जाएगा क्योंकि राज्य क्या कर सकता है? सामाजिक कल्याण के नाम पे और सामाजिक सुधार के नाम पे किसी भी प्रकार का कानून का निर्माण कर सकता है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं साथियों। देखो अगला क्वेश्चन कि संविधान के आर्टिकल 25 के अनुसार जो हमें रिलीजियस फ्रीडम मिली हुई है, उस रिलीजियस फ्रीडम के अंदर क्या है? अधिकार किसके अधीन नहीं है? ये बोला है कि आर्टिकल 25 के अंदर हमें क्या मिली हुई है? अभी अभी हमने देखा आर्टिकल 25 के अंदर हमें धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार मिला हुआ है। लेकिन मैंने आपको बताया कि धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार निरपेक्ष अधिकार नहीं है, अपितु कौन सा अधिकार है? सापेक्ष अधिकार है। सापेक्ष अधिकार होने का तात्पर्य हुआ कि इस पर भी युक्ति युक्त प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं। किन किन आधारों पर युक्ति युक्त प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं? तो 3 आधार मैंने बताए कि लोक व्यवस्था के नाम पे, किसके आधार पर? लोक व्यवस्था के आधार पर, और नैतिकता के आधार पर, नैतिकता के आधार पर, और स्वास्थ्य के आधार पर, और स्वास्थ्य के आधार पर। इन 3 आधारों पर क्या किए जा सकते हैं? इसमें प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं। तो ये 3 आधार होंगे, इसके अलावा कोई अन्य आधार सम्मिलित नहीं होगा। तो पब्लिक ऑर्डर है तो सही है, उसके बाद में हेल्थ है, उसके बाद में सदाचार या नैतिकता है, लेकिन मानववाद शब्द इंक्लूडेड नहीं है। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा? डी ऑप्शन क्या हो जाएगा साथियों? करेक्ट हो जाएगा। इसमें पूछा था कि किस आधार पर प्रतिबंध नहीं लगा सकते हैं। अगला क्वेश्चन
क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर ये बोला गया है कि संविधान के आर्टिकल 26 में रिलीजियस एक्टिविटीज, धार्मिक कार्यों के प्रबंधन यानी मैनेजमेंट की जो हमें स्वतंत्रता मिली हुई है उस पर प्रतिबंध लगाया गया है। किस किस आधार पर प्रतिबंध लगाया गया है? आर्टिकल 26 के अंदर जो धार्मिक संस्थाएं हैं उनकी स्थापना करने का जो हमें अधिकार था वो अधिकार भी निरपेक्ष अधिकार नहीं था, उस पर भी युक्ति युक्त प्रतिबंध लगे थे। और वो युक्ति युक्त प्रतिबंध किस आधार पर लगे थे? तो हमने देखा कि वो आधार उन्हीं आधारों पर लगे हुए थे जो आर्टिकल 25 के क्लोज फर्स्ट में थे। और आर्टिकल 25 के क्लोज फर्स्ट के अंदर कौन से 3 प्रोविजन थे कि पब्लिक ऑर्डर के नाम पे, मोरलिटी के आधार पर और हेल्थ के आधार पर, इन 3 आधारों पर क्या किए जा सकते हैं? प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं। तो ये 3 आधार होने चाहिए। तो पब्लिक ऑर्डर है, उसके बाद में हेल्थ भी है, उसके बाद में क्या है? सदाचार या नैतिकता भी है। अन्य आधार नहीं है। तो 1, 4 और 5 ये जिस ऑप्शन में है वो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। तो 1, 4, 5 किसके अंदर है साथियों? डी में। तो डी ऑप्शन क्या हो जाएगा? हमारा करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद में आगे बढ़ते हैं साथियों कि भारत के संविधान के उपबंधों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? करेक्ट स्टेटमेंट ढूंढने हैं आपको। और संविधान के उपबंध यानी कि जो कॉन्स्टिट्यूशनल जो प्रोविजन है हमारे संविधान में, और जो विशेष रूप से ये जो क्वेश्चन है वो फंडामेंटल राइट से रिलेटेड है, तो इसमें आपको बताना है कि निम्न में से कौन सा कथन सही है। करेक्ट स्टेटमेंट नंबर 1, अल्पसंख्यक वर्ग अपनी रुचि की शिक्षा संस्थाओं की स्थापना कर सकते हैं, उनका प्रशासन कर सकते हैं या संचालन कर सकते हैं। अभी अभी हमने देखा कि ये फ्रीडम हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के कौन सी आर्टिकल में मिली हुई है? आर्टिकल 30 का क्लोज फर्स्ट ये बोलता है कि भाषाई आधार पर और जो धार्मिक आधार पर जो अल्पसंख्यक वर्ग है, भाषाई आधार पर और धार्मिक आधार पर जो अल्पसंख्यक वर्ग हैं वो क्या कर सकते हैं? अपनी रुचि की शैक्षणिक संस्थान की स्थापना कर सकते हैं और उनका संचालन कर सकते हैं या उसका प्रशासन कर सकते हैं। तो ये तो क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। उसके बाद में है कि आर्टिकल 30 के अधीन केवल भाषाई, नरजातीय और धार्मिक अल्पसंख्यकों का उल्लेख किया गया है। अभी अभी मैंने आपको बार बार बताया कि हमारे संविधान में केवल अल्पसंख्यकों के 2 ही अधिकार हैं। हमारे संविधान में अल्पसंख्यकों के केवल 2 अधिकार नहीं साथियों, 2 ही आधार हैं। कौन से 2 आधार हैं? नंबर 1 भाषाई आधार, नंबर 1 तो क्या हो जाएगा? भाषाई आधार पर, और नंबर 2 क्या हो जाएगा? धार्मिक आधार। इनके अलावा अगर किसी भी प्रकार का तीसरा आधार जुड़ा हुआ है क्वेश्चन में तो वो आधार क्या होगा? गलत होगा। यहां पे क्या लिखा है? एथनिसिटी के आधार पर, तो नरजातीयता के आधार पर, तो ये प्रोविजन तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं है। तो ये क्या हो जाएगा? रॉन्ग स्टेटमेंट हो जाएगा। उसके बाद में आगे बढ़ते हैं कि सी के अंदर क्या लिखा है? प्रत्येक धार्मिक संप्रदाय को धार्मिक और दान प्रयोजन यानी चैरिटी के लिए संस्थानों की स्थापना करने और उनका अनुरक्षण करने का बेरोक या निरपेक्ष अधिकार होगा। क्या लिखा है? बेरोक एवं निरपेक्ष अधिकार होगा। जो आर्टिकल 26 के अंदर जो रिलीजियस इंस्टीट्यूशन की स्थापना करने का अधिकार है वो निरपेक्ष अधिकार नहीं है। वो भी किस प्रकार का अधिकार है? सापेक्ष अधिकार है, क्योंकि उस पर प्रतिबंध लगाए गए हैं 3 आधारों पर, लोक व्यवस्था के आधार पर, नैतिकता या सदाचार के आधार पर और स्वास्थ्य के आधार पर। इन 3 आधारों पर क्या किए जा सकते हैं? प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं। तो बेरोक अधिकार नहीं है, निरपेक्ष अधिकार नहीं है, इसलिए ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगा साथियों? गलत हो जाएगा। डी ऑप्शन क्या बोल रहा है कि किसी धार्मिक अल्पसंख्यक वर्ग द्वारा स्थापित कोई शिक्षा संस्थान सरकार से वित्तीय सहायता प्राप्त होने पर अपना अल्पसंख्यक का दर्जा खो देती है। क्या बोला है कि अगर किसी भी प्रकार का कि जो धार्मिक संस्था है या अल्पसंख्यकों से संबंधित कोई संस्था है और उसको स्टेट द्वारा फंडिंग दी जा रही है, तो क्या वो जैसे स्टेट से फंडिंग प्राप्त करेगी क्या अपना अल्पसंख्यक का दर्जा समाप्त कर देगी? ऐसा नहीं है साथियों।
मैंने अभी आपको बताया कि जो TMA पाई फाउंडेशन है, TMA पाई फाउंडेशन में सर्वोच्च न्यायालय ने यह माना कि राज्य क्या कर सकता है, अगर अल्पसंख्यकों द्वारा अगर किसी भी प्रकार की संस्थान की स्थापना की जाती है तो उनको फंडिंग प्रोवाइड कर सकता है, और अगर फंडिंग दी जा रही है तो वो उनसे अल्पसंख्यक का दर्जा नहीं छीनेगा, अर्थात ऐसा प्रावधान नहीं कर सकता है। तो ये ऑप्शन भी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। अल्पसंख्यकों का दर्जा नहीं खोता है, अपितु अल्पसंख्यकों का दर्जा क्या रहता है साथियों, बना रहता है। तो ये ऑप्शन गलत हो गए। तो करेक्ट आंसर हमसे पूछा था, तो करेक्ट कौन सा हो गया, ए ऑप्शन हमारा क्या हो गया, करेक्ट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रहा है कि नीचे दिए गए कथन दिए गए हैं, जिनमें से एक कथन है और दूसरा क्या है साथियों, कारण है। इसमें ए के अंदर कथन दे रखा है, मतलब आर आपको रीजन दे रखा है। रीजन क्या है वो, कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 30 यानी आर्टिकल जो 30 है, उसमें अल्पसंख्यक वर्ग शब्द को परिभाषित नहीं किया गया है। मैंने आपको बताया कि ना तो हमारे संविधान के द्वारा, ना ही सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा, और ना ही किसी संसदीय विधि के द्वारा अल्पसंख्यक वर्ग को परिभाषित नहीं किया गया है, लेकिन आधार जरूर बताए गए हैं। आधार जरूर बताए गए हैं, और आधार कितने हैं, 2 आधार हैं, एक भाषाई आधार है और दूसरा धार्मिक आधार है। तो क्वेश्चन में यह बोल रहा है कि परिभाषित नहीं किया गया है, तो सही बात है, परिभाषित नहीं किया गया है, तो करेक्ट स्टेटमेंट है। अगला क्या बोल रहा है, संविधान केवल भाषाई और धार्मिक अल्पसंख्यक वर्ग को मान्यता प्रदान करता है। हमारा जो इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन है आर्टिकल 30 उसका क्लोज फर्स्ट ये बोलता है कि भाषाई आधार पर और जो अल्पसंख्यक भाषाई आधार पर और जो धार्मिक आधार है उनके आधार पर क्या होगा, जो अल्पसंख्यक वर्ग है उनको अपनी रुचि की शैक्षणिक संस्थान स्थापना करने का और उसका संचालन करने का अधिकार होगा। तो ये दर्शाता है कि हमारे इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन है, उन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो अल्पसंख्यक वर्ग है उनके केवल 2 आधार है, एक भाषाई आधार है और दूसरा कौन सा होगा, धार्मिक आधार। तो इनमें आपको सही कथन का चयन करना है। तो दोनों ही जो स्टेटमेंट दिए हुए हैं साथियों, वो क्या है, स्टेटमेंट सही है, लेकिन ये एक दूसरे की व्याख्या नहीं कर रहे हैं। ये अपने आप में अलग विजन रखता है, ये अलग विजन रखता है, दोनों सही है लेकिन ये एक दूसरे की व्याख्या नहीं कर रहे हैं। तो ए और आर दोनों सही है, परंतु ए सही की व्याख्या नहीं करता है। तो बी ऑप्शन क्या हो जाएगा साथियों, इसमें करेक्ट हो जाएगा। तो आज की क्लास में हमने क्या समझा, आज की क्लास में हमने ये समझा कि भारत के संविधान के द्वारा जो व्यक्तियों को धार्मिक स्वतंत्रताएं कौन कौन सी मिली हुई हैं, इसके अलावा जो हमारे संविधान में अल्पसंख्यकों को कौन कौन से अधिकार दिए गए हैं, और हमारे संविधान में अल्पसंख्यकों को अधिकार क्यों दिए गए हैं, और हमारे संविधान के अंदर अल्पसंख्यकों को आधार कौन से बताए गए हैं, और एक सबसे महत्वपूर्ण जो वर्डिक्ट देखा हमने सुप्रीम कोर्ट का TMA पाई फाउंडेशन, उसके बारे में भी हमने साथियों अध्ययन किया। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।